मैं प्रशांत नारायण जी से बात कर रहा था, यहीं पे बैठे थे। उन्होंने एक बहुत सॉलिड कमेंट कही। उन्होंने कहा मेथड एक्टिंग जैसी चीज होती नहीं है। आप मानते हैं स्टेटमेंट की नहीं? नहीं, शाहरुख ने मेरी बड़ी फोटोज खींची हैं। बाद में कभी मिला था, मैंने कहा ये वो फोटोज हैं क्या? मुझे एक बार याद है, मैं कहीं वो हम लोग खेल रहे थे और मेरा एंकल स्प्रेन हो गया, तो वही उठा के मुझे लेके गया। हम लोग बहुत ही मतलब दो पागल। अजीज मिर्जा इज टू ऑलवेज से हैव टू मैड पीपल, शाहरुख एंड मकरन। 13 साल के बाद आई थिंक रियली प्रॉपरली आई मेट शाहरुख एंड आमिर मिला बाहर दरवाजे पे। मैंने कहा तू क्या कर रहा है यहाँ? तो आमिर ने कहा कि मैंने कहा क्या? उसका हाथ ऐसा था, मुझे आज भी याद है, तो थोड़ा शर्मा शर्मा के अरे मैं हीरो हूँ। तो मैंने उसको देखा और हंसा मैं जोर से। एक स्कूल होता है जो कहते हैं कि मैं बॉलीवुड ए लिस्टर हूं, मेरे फैंस बहुत सारे हैं, तो हर फिल्म में अगर मैं वही वॉक टॉक करूं चलता है, मेरे फैंस मुझसे प्यार करते हैं। डू यू थिंक अब ऑडियंस और स्मार्टर हो चुकी है टू ट्रू एक्टर्स? जो आज के एक्टर्स है या जनरली आई मीन लोग अगर अपने काम से पहले बार बार मिरर देखने लगे, मैंने अपने आवाज़ पे काम नहीं किया है, मैंने अपनी सोच पे काम नहीं किया है और मैं बार बार मिरर देखने लगूं, सो देयर इज़ अ कैच सिचुएशन देयर दैट यू मे गेट कॉट इन योर रिफ्लेक्शन एंड यू मे स्टार्ट एन अफेयर विथ योर सेल्फ। रामू, मैं भी उनसे 3 दिन पहले बात कर रहा था, बट ये टर्मिनोलॉजीज आप देखोगे ऑनलाइन, पीपल फॉरगेट टर्मिनोलॉजीज, ह्यूमन बीइंग्स आपस में, डायरेक्टर्स आपस में, रामू हैज लॉस्ट हिज टच। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद रामू? लाइगर, विजय देवरकोंडा, आप भी थे उस फिल्म में। लोग कह रहे थे यार विजय देवरकोंडा का सबसे बड़ा फिल्म, वो नहीं चली और बुरी तरह पिटी थी। ये चीजों से आप अफेक्ट होते हैं? मुझे अरशद वारसी ने ही कहा था, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड करेक्ट हिम इफ ही इज रॉन्ग, आपको सर्किट का रोल मिला था और आपने ना कह दिया। हाँ यार, जब आप जैसे लोग अच्छा काम करते हैं और फिल्म में सीन्स एडिट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जूनियर एनटीआर और आपका RRR में, यस 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 यस, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? बुरा लगता है। नमस्कार, मैं मकरन देशपांडे सिद्धार्थ कन्नन के साथ अभी दिल से दिल की लंबी बातचीत हुई है और बिना सोचे सहज भाव से सब्सक्राइब सिद्धार्थ कन्नन यूट्यूब चैनल। "34 years of मकरन देशपांडे", 1990 थिएटर की शुरुआत। जी 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 जी, माय गॉड, यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली। फील होता कि यार माय गॉड 34 इयर्स हो गए, जेन्युइनली? इतना जरूर है कि लोग एहसास कराते हैं कि 34 इयर्स हुए। कैसे एहसास करवाते? मतलब कि आजकल ना एक वर्ड जो है बड़ा कैजुअली कहा जाता है, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू अ लेजेंड। लेजेंड वर्ड यूज करते हैं बट कैजुअली बोलते हैं। बहुत ही कैजुअली बोला जाता है कि ये लेजेंड बैठा हुआ है, देखो यार। और फिर कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं, तब थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सा होता है, यू नो आई वॉज इन स्कूल, यू नो सिंस देन आई बीन वॉचिंग यू। तो तब पता चलता है कि शायद बुढ़ापा आया है। पहले लगता था विजडम से बाल सफेद हुए, अब पता चलता है उम्र से बाल सफेद हुआ है। पर ऑनेस्टली आप बुढ़ापा फील करते हैं अंदर से? बिल्कुल नहीं। नहीं, जब आप आए थे आपकी एनर्जी 16 साल बिल्कुल की नहीं, थी। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। हाँ? उल्टा है हमारे, आई मीन आई फील कि जब आपको समझ में आ जाता है कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, आई थिंक यू नो इट्स लाइक माई फिल्म इज रिलीजिंग नाउ, द एक्साइटमेंट इज नॉट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन द फिल्म, द एक्साइटमेंट इज अबाउट रीचिंग अप टिल हियर एंड नाउ मीटिंग द ऑडियंस, यू नो नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस मच बेटर। वो एक पहला फ़ोन कॉल जब आपको आया था, आपसे कहा गया था कि मकरन देशपांडे आपको निज़ाम का किरदार करना है, तो निज़ाम वहाँ आखिरी 7th रूलिंग निज़ाम, एकदम पन्ने आखिरी रूलिंग निज़ाम क्या होता है भाई? हाँ आखिरी रूलिंग 7वां निज़ाम, अरे 6 निज़ाम हो चुके हैं। हम देखो हैदराबाद जाते हैं, हाँ। हम निज़ाम की बातें हिस्ट्री में पढ़िए, पर निज़ाम कौन है इतना थोड़ी ना देखा है, उसका चेहरा कैसे है और वो करता क्या था, क्या करता। और जब पढ़ा और वहाँ से जो एक दुनिया का सबसे अमीर
यू नो कि टाइम्स मैगजीन में 1937 में आया था कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी हैदराबाद का निज़ाम था। कैन यू बिलीव दैट? उसकी तब की दौलत थी बेशुमार $230 मिलियन। आई मीन हु नोज अबाउट इट? कि जिस आदमी के पास जेकब हीरा था, जो कि दुनिया में ऐसे 6-7 होंगे जो उनके पास था, और वो उस हीरे को एक पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। ऐसा आदमी अगर मैं अभी आपको बोलूं तो अब हंसी छूटेगी। ये तो अभी आप अवाक है, अब हंसी छूटने का दौर है, देखिए अब क्या आएगा। ये दुनिया का सबसे कंजूस आदमी भी था। हाँ, मतलब सब चीजें, तभी एक पैसा खर्च नहीं करेगा वो। एक पैसा, ऐसा कहने में आता है, सुनने में आता है, तो बातें होती है, लेकिन मुझे लगता है कुछ अगर झूठ बात भी हो तो भी झूठ में कुछ सच छिपा रहता है। वैसी वाली बात है ये कि कहते हैं कि सारे लोग, उनके जो फैमिली के लोग थे या निज़ाम जो थे, सोने के थाल में खाते थे, खाना परोसा जाता था, ये टिन में खाते थे। तो कहते हैं कि अगर उनकी ये रस्म थी कि हर साल निज़ाम को आके जो लोग हैं वो एक एक सोने का सिक्का देते थे, तो ये उसको छू के वापस कर देते थे। ये बड़े हैं, निज़ाम है, लेकिन ये 7वें थे जो रख लेते तो मुझे लगा कि बड़ा मज़ा है यार, दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या। फिर ये भी सोचता रहा मैं, अमीर वही होता है जो कंजूस होता है। फिर मुझे कुछ अपने लोग भी याद आए, मतलब हमारे इंडस्ट्री के लोग जो वैसे ही है, निजाम टाइप सा। निजाम टाइप के देता नहीं है, पैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे, अब बोलते हैं दुनिया के अमीर है। पर मुझे लगता है कि वो जो किरदार है ना, अब वो किरदार वहाँ सुना है ना, वहाँ सुना आप बन सकते हो, तो पहले बाल कट गए, मतलब जहन में पहले बात कट गए, उनकी तस्वीर जैसे देखी वैसे। अच्छा, दाढ़ी कट गई, मूंछें भी उसकी हो गया। अब क्या हो गया, बोले 5 फीट 3 इंच है, तो अब आप कहाँ से 5 फीट 10 साढ़े 10 इंच के है? तो मैंने आपकी हाइट कितनी है? 5 10 साढ़े 10 7 इंच ही कम करने थे, बस ज्यादा नहीं, बस इससे ज्यादा क्या करना, टांगे काट दो। और टांगे काटो हो गया। देखो एक्टिंग के लिए आदमी कुछ भी करता है ना। तो मैंने क्या किया, मैं झुक गया, है ना। तो झुकने का मतलब क्या है? इससे मैंने घुटनों में आ गया या थोड़ा ऐसे? जस्ट द मोमेंट यू डू दिस ना, आप 6 इंच भी कर लो, ऐसा लगता है कि आप 2-3 फीट कम हो जाएगा। क्योंकि इंसान ना हमेशा प्राइड में यूं ही रहता है। मज़ेदार बात उस निज़ाम की ये थी, वो झुका हुआ आदमी सबसे पावरफुल था। वो मैंने जैसे पकड़ लिया, वो मतलब फिल्टरलेस सिगरेट पीता था। मतलब वो जो सिगरेट पीता था, वो धुआं तो कश लेने के बाद बाहर निकल गया, पर अंदर वो टोबैको रह जाता था, उसके बाद वो निकाल देता था। उसमें जो एक पावर थी ना वो आदमी की, कि वो आदमी अच्छा अरबी, फारसी, फ्रेंच, अंग्रेज़ी सारी भाषाएं जानता था। वो तो नज़्म लिखता था, इतनी सारी बेगम थी, मतलब बीवियाँ तो होती हैं, पर थी उसमें से उनको भी खुश करने के लिए, मतलब वाहवाह तो चाहिए ही थी, लेकिन अंदर भी कहीं उसको हैदराबाद चाहिए था। सी वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, कि उनके बारे में जो पढ़ा लिखा वही है। ऐसा नहीं है कि निज़ाम की कोई रूम मुझसे आके बात की है, मतलब ये नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एक ऐसा आदमी की जिसके अंदर हमेशा से था कि 6 पुश्तों के बाद हैदराबाद, जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा हैदराबाद अपने को मिल जाएगा, और वैसे भी अंग्रेज़ लोग हमारे साथ खुशी है तो वो दे देंगे। लेकिन नहीं, अंग्रेज़ों ने जैसे ही हुआ बोला, माउंटबेटन बोला नहीं 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 नहीं, वो तो हम आपको नहीं दे सकते भाई, वी कैनॉट गिव इट टू यू। तो बोले वी कैनॉट गिव इट, बोले करे क्या। तो तब उसका जो आदमी था, और वो क्रूरता पे वैसे जो सीखने की रजाकार यानी कि क्या है, पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि रजाकार ये स्वयं घोषित आर्मी है। हाँ। कि भाई इनकी अपनी आर्मी जो थी, जो उनके अपने लोग थे, जिन्होंने तय किया था कि हम निज़ाम की रक्षा करेंगे। निज़ाम ने जो भी सेल्फ अपॉइंटेड थे, सेल्फ अपॉइंटेड जैसे होते हैं, तो वो किरदार करते हुए, जैसे हमारे बॉलीवुड में भी सेल्फ अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं कि वी आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ बॉलीवुड। नॉट बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा। हाँ, इंडियन सिनेमा। तो मैं तो छोटी बात कर दी सर, आप बॉलीवुड की बातें कर रहे हैं। लोग तो ये बोल रहे हैं कि हम देखो इंडियन सिनेमा यहाँ लेके घूम रहे हैं, कभी कभी हैंडल कैमरा उनके साथ घूमता है, मतलब वाकई में। और वो तब भी घूमता है जब वो
यहाँ से निकलते हैं बाथरूम से, कभी कभार निकलते हैं जिम से, कभी कभार एयरपोर्ट से निकलते, वहाँ पे भी हो जाता है सर वो। दैट्स सो ट्रू एक्चुअली स्पीकिंग, यस यस। मुझे लगता है जैसे वो ग्लेस पहन लेते हैं ना, मेरे ख्याल से आ जाता है उनमें वो इंटरनेशनल सिनेमा आ जाता है। या हम और आना भी चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो वही वाली बात है कि आप अभी कुछ लोग सतह पे गहराई ढूंढते हैं, बहुत खूबसूरत सी बात है वो। मुझे एक बार याद है मैं कहीं बातें कर रहा था और एक ही बार मैं जावेद अख्तर साहब के साथ बैठा था, इतने कमाल के हैं वो। तो मैं कुछ बातें सीरियसली कर रहा था और उन्होंने मुझसे कहा, मकरम ये सतह पे गहराई ढूंढने वाले लोग हैं, इतना ना बात कर, इतना सीरियस ना हो। मुझे इतनी बात कमाल की लगी, वो लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहेगी कि ये भी तो देखो कि सामने वाले आपको सिर्फ बीच में टाइम पास करने के लिए आपसे बात कर रहे हैं और तुम सीरियसली बात करने लग गए। पर वो कोशिश करते कि आपको इंटेंस सिनेमा के बारे में बात करें, और आप भी भावनाओं में बह के बात करते हो। बिल्कुल। बाद में आपको पता चल रहा है कि ये उनको कुछ समझ ही नहीं है। इनको समझ, पर मैं ना इतना ढूंढता नहीं, मैं सच बताऊं क्या है, मेरा ये बात ही नहीं है कि सामने वाला क्या है, मुझसे पूछा गया तो मैं ऑन हो जाता हूँ, रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तो जिया हुआ है ना। अब तू सीखना चाह रहा है, नहीं सीखना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, नहीं सुनना चाह रहा है, तेरा चॉइस है। देख, गंगा तो सब जगह से बह रही है, बह रही है कि नहीं भाई? कुछ लोगों ने कह दिया हम यहाँ प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे। कुछ लोगों ने कह दिया यार ये मैली है। किसी ने कह दिया कि क्या बात करें, यहाँ तो मुर्दे बह रहे हैं। अब कहने की बात है, जो देखे उसके लिए गंगा है, बाकी के लिए एक नदी है। तो मैं सोचता हूँ मेरा जीवन, कोई मेरे पास विकल्प नहीं है कि मैं कोई दूसरा जीवन भी जी सकता था। मेरा एक प्रश्न है आपसे, ठीक है? मैं प्रशांत नारायण जी से बात कर रहा था, यहीं पे बैठे थे। उन्होंने एक बहुत सॉलिड कमेंट कही। उन्होंने कहा मेथड एक्टिंग जैसी चीज होती नहीं है। उनका कहना है ये। उन्होंने कहा जैसे रणवीर सिंह ने पद्मावत में कहा, एक कमेंट किया, मैं कैरेक्टर में घुस गया, मैं बहुत घुस गया। उसके बाद मैं डिप्रेस्ड हो गया था उस शूट शेड्यूल के बाद, क्योंकि कैरेक्टर मेरे अंदर ही था पद्मावत के दौरान। प्रशांत ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा एक्टर आता है सेट पे, लाइनें बोलते हैं, अपना स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन करता है और फिर चले जाता है। ये सब मेथड एक्टिंग, कैरिंग योर रोल आफ्टर द फिल्म इज ओवर और शूट शेड्यूल इज ओवर आफ्टर द डे इज ऑल बोगस। आप मानते हैं स्टेटमेंट कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है इंसान वैसे भी कैरिड अवे होता है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग एन एक्टर गेटिंग कैरिड अवे। आई थिंक वी आर लाइक हमारा ये रजाकार फिल्म में राज अर्जुन जो भी कासिम रिजवी का रोल कर रहा है, जो वायलेंट कैरेक्टर है, रियली वायलेंट, सोच में नहीं, इन एक्ट। सो ही मस्ट हैव, if he is shot for 60 days, I think 40 days he was only killing people, मतलब बच्चों को मार रहा है। तो वो किस माइंडसेट से गुजरा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट इफ ही स्टार्ट सेइंग दैट कि मतलब एक दिन सेट पे मैंने उससे कहा तू एक काम कर, जरा जाके सो ले, तो उसने मेरे तरफ देखा कि क्या कह रहा है। बट यू आर टू इंटेंस राइट नाउ ऑफ द शॉट ऑल्सो, यू नीड टू रेस्ट. An actor needs to rest. Only then can he perform. Because he was so charged. So I can understand that. इंसान चार्ज हो सकता है, like फोन आप लगा के रखो, एक वो फुल हो गई बैटरी, फिर भी चल रही है, तो क्या होगा? गर्म होगा फोन, बैटरी और चार्ज तो नहीं होगी, फोन और चार्ज तो नहीं होगा। तो एक्टर भी ज़्यादातर क्या करता है, एक बहुत ही ब्रिलियंट प्ले था हेनरी फोर्थ। तो प्ले क्या था भैया कि हेनरी फोर्थ का जो रोल कर रहा था वो हेनरी फोर्थ बन गया, घोड़े पे बैठा और घोड़े से गिर गया एक्टर। अच्छा। और जगह शॉर्टकट हो गया। वो हेनरी, उसके सर पे चोट आई, वो हेनरी फोर्थ से बाहर नहीं आया। तो अब उसे मिलना चाहता था तो लोगों को हेनरी फोर्थ उस नाटक के किरदार बन के जाना पड़ता था। अच्छा। तो मेरा कहना है अगर आप वाकई में अंदर घुस गए तो बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आदमी एक बार घुस जाता है। बुद्ध से पूछा था भाई आप ध्यान में कब बैठते हो, तो बुद्ध का जवाब क्या था? मैं कब बाहर आया हूं। तो ध्यान एक अवस्था है। तो अगर कोई एक्टर कहता है कि मैं अंदर खो गया, बाहर ही नहीं आ पाया, बाहर थोड़ा सा मेंटल
आई थिंक इट डिपेंड्स ऑफ कि रॉबर्ट डिनेरो अगर कहता है कि रेजिंग बुल में वो इतना घुस गया, और वो ऐसे नहीं कहेगा, वो क्या कहेंगे कि उधर एक सिस्टम है कि इवेंचुअल, बिकॉज यू गो इनटू द बिहेवियर पैटर्न ऑफ इट, राइट फ्रॉम द फूड टू व्हाट यू थिंक टू हाउ इट्स नॉट ओनली द बॉडी विच यू आर शेडिंग वेट, इट इज़ अबाउट समथिंग टू डू विथ योर माइंड, यू नो। और वो माइंड में से बाहर निकलने के लिए यू टेक साइकोलॉजिस्ट हेल्प to figure it out, come back to what you were. Is that temperament which you are talking about. But, I mean, how to say, but you can just be excited, I feel. I don't think you, मतलब लोग जो कहते हैं, अभी सपोज तो आपने कहा मुझसे कि आपने मीर उस्मान अली पाशा के लिए क्या किया, तो मैं थोड़ी ना कहूँगा कि मैं बेगमों के साथ बैठा हुआ था, कई सारी बेगम मैंने, और मैं उनसे मूड में पूरा फील ले रहा था, और या फिर मैं सिक्के ही ढूंढ रहा हूँ, सोने के सिक्के ही ढूंढ रहा हूँ, या फिर मैं सिंहासन पे बैठ के कोई भी घर पे आए और पूछ रहे हैं स्त्री के लिए कपड़े हैं, या बाई आई है वो कह रही है कि ज़रा पैर ऊपर कर दीजिए, पोता मारना है। ये थोड़ी ना करूँगा, मतलब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, ड्राइवर से थोड़ी ना कहूँगा कि मैं बैठा हूँ, उस्मान अली पाशा बैठा है, अब तो बैठा है, तो नहीं होगा भैया। उतना करो जहाँ पे आप घुस जाओ, और उसके बाद सटीक तरीके से प्यार से निकल जाओ। आप निकल आते हो। ये सारी बातें क्या है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, अच्छा आप स्विच ऑन करते हो, बिजली आती है, स्विच ऑफ करते हो, बिजली चली जाती है। आप कभी ऐसे घुसे हो कुछ कैरेक्टर्स में जहाँ पे निकलना मुश्किल था, जेन्युइनली? निकलना मुश्किल से ज़्यादा मुझे लगता है कि हेडेक हो जाता है। कौन से रोल्स? जैसे कि जहाँ एक हाइपर यू आर यू नो, मतलब अगर आपसे कहें हम, आपने मेरे नाटक की जर्नी नहीं देखी, आपको फिल्म की जर्नी के बारे में बताना पड़ेगा, पर नाटक में राम नाम का नाटक किया मैंने, और उसमें मैं आई प्ले मैडमैन, दे कॉल इट मैडमैन ऑन द स्ट्रीट्स, एंड वो राम मंदिर के सामने खड़ा है और उसके जो भक्त हैं वहाँ के उसको हटाते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मुझे, आप लोगों को राम इधर दिख रहा है, मुझे राम इधर दिख रहा है, और वो कहता है कि आप मुझे नहीं दोगे, बेशक मैं तुम्हारे राम को ले जाऊंगा। तो कहते, उनको लग रहा है वो मूर्ति ले जाएगा, वो मूर्ति नहीं, वो राम को ले जाएगा, और उसकी भक्ति इतनी है कि राम उससे मिलने बाहर आ जाते, तो अब राम उसके साथ सड़क पर है, ये उसका मानना है। तो ये जब किरदार करता था मैं, कि जहाँ राम से वो बातचीत कर रहा है अपना भक्ति के कारण, तो वो किरदार जब मैं कर रहा था ना, तब मेरे भीतर एक और ऑडियंस में मैं इस किस्म दौड़ता था, इस किस्म, क्योंकि जैसे उसको मारने के लिए दौड़ते थे, वो ऑडियंस में दौड़ता था, यहाँ से वहाँ छलांग मारता था। आज भी मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि तुम्हें लगी कैसे नहीं, तुम कहाँ से कहाँ कूदते थे, और मैंने कभी नहीं सोचा कि क्या मैं जंप कर पाऊँगा। जैसे बहुत बड़े मतलब 1960 या उस दशक से पहले एक बहुत बड़े बैले डांसर, तो बैले में होता है ना, वो आप आसमान में आप ऊपर जाते हैं, तो वो कहते थे कि वो ग्रेविटी को रोक देते थे, कहते थे वो फॉर अ मोमेंट ही यूज्ड टू स्टॉप इन द मिड एयर एंड ही कुड कम डाउन, बिकॉज बॉडी इतनी लाइट हो जाती थी कि ही कुड जस्ट वेट। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जब आप कहते हो ना कि कला का आविष्कार एक साक्षात्कार हो जाता है, और वो करता क्या है, वो अब आपका शरीर हट जाता है और मात्र वो एहसास रह जाता है अस्तित्व का। तो मुझे लगता है मेरे साथ राम करते हुए कई बार ये हुआ है कि मैं वहीं रुक गया, और कई बार जैसे हम कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं, लेकिन मैं उधर रुक गया, और वो कई बार हुआ। तो शो ख़त्म हो जाता था और उसके बाद लोग मिलते थे, पर आप वहीं हो, और लोग लिटरली, मतलब मज़ेदार बात ये होती है कि नाटक में ये मुझे ज़्यादा एहसास हुआ है, राम हो या मैंने बुद्ध किया हुआ है,
या जहाँ पर एंड में मैं तो मेडिटेशन में बैठा है वो आदमी, और लोगों से कर्टन कॉल में कहा जाता है कि जो लोग जाना चाहते हैं या जो इनके साथ अभी ध्यान में बैठना चाहते हो बैठ सकते। कई लोग ध्यान में बैठ गए मेरे साथ। आप बात कर रहे हो मेरे बाहर निकलने की, दर्शक भी किरदार बन गया था, दर्शक नहीं बाहर निकल रहा था। मुझे लगता है कि जब आप कहते हो कि आप अंदर हो, दूसरा भी आपके साथ अंदर चला जाना चाहिए, तब होता है कि भैया वो किरदार में था। जो लोग कहते हैं ना मैं ही किरदार में था, तो ये तो मास्टरबेशन हो गया, सेल्फ, वो खुद में ही खुश है, स्वांत सुखाए। स्वांत सुखाए में मजा नहीं। दिस इज फैंटास्टिक। जब ऑडियंस आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही है शो के बाद भी। माइकल जैक्सन, मुझे याद है 92 में माइकल जैक्सन का शो आया था। मेरे दोस्त लोग थे, अब नाम नहीं लेता, अच्छे अच्छे अमीर लोग थे। मैंने कहा था टिकट ले लेकिन आगे की लेना, तो बोले हाँ टिकट आगे की लेते। जो अंधेरी स्टेडियम में हुआ था, अंधेरी स्टेडियम में हुआ था, 92 की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक 95 96 था, बट एनीवेज। हाँ, तो मैं गया स्टेडियम पे, देखा तो पीछे की टिकट, मतलब पागल हो गए तुम लोग, माइकल जैक्सन आया हुआ है तुम लोग। अरे 15,000 की टिकट, मैंने 15,000 के 50,000 दे दूं मैं तो। माइकल जैक्सन फैन होना क्या होता है, मतलब फिर से बात है तीव्रता। इंसान में एक्साइटमेंट होता है, तीव्रता नहीं होती। एक इंसान दूसरे इंसान से अलग इतना ही होता है कि इंटेंसिटी के लेवल पे। मेरी इंटेंसिटी इतनी थी, मैंने कहा यार मैं तो नहीं देखूंगा यहाँ से। बोले बड़े बड़े स्क्रीन लगाए हुए यार, यहाँ से दिख जाएगा। मैंने कहा पागल है, वो इतनी दूर से आया है और तू कह रहा है मैं उसको स्क्रीन पे देखूं। अंधेरी स्टेडियम, मैं जो भागा हूँ, मेरे पास वही टिकट है, मैं भागा हूँ। पता नहीं इतने फेमस थे हम, नहीं थे, तो भागा, पुलिस आगे खड़ी, मैंने देखा सुनील गावस्कर भी जा रहा है, मतलब बड़े बड़े लोग जा रहे थे। मैंने देखा यहाँ से छुपके निकलते, एक्टिंग कहाँ काम आई, वहीं तो काम आई एक्टिंग। लोगों को ऐसा लगा इसके पास तो अगली टिकट है, आगे की टिकट है। मैं सीधा चला गया स्टेडियम में, एकदम ही जहाँ लोग खड़े होते वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ पर एक दोस्त बंदा मिला मेरा जो तभी विस्क्राफ्ट में काम करता था, वो था पंकज सारस्वत, जो डायरेक्टर, ऑफ कोर्स तेजस्वी का करेक्ट पति। उसको मैंने इमीडिएटली हाय बोला। मैंने कहा पंकज जो मेरे साथ एक्टिंग भी किया हुआ है। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को मेरे सेट पर ही मिले हुए, मेरे नाटक में ही मिले हुए। अच्छा। और दोनों की शादी हो गई। तो मैंने कहा बस पहुंच गया, अब क्या है। तो मेरे साथ एक कोई एक्ट्रेस भी आ गई थी, सादिया सिद्दीकी, तो वो भी आ गई दौड़ते दौड़ते। मैंने कहा आ जा। अब मैं बताता हूँ मजेदार बात। तो सिद्दीकी, सादिया थी, छोटी नाटी है ना, मैं खड़ा हूँ, अब काउंटडाउन शुरू हुआ। कहाँ से आएंगे सर, ऊपर से आएंगे, नीचे से आएंगे, कहाँ से। और तब हमने इतनी लाइटें नहीं देखी थी मेरे जीवन में। मतलब जो कहता था कि एक जंबो भर के लाइटें आई थी, तो वो कौन सी लाइटें थी, इक्विपमेंट आया था जो कहा था। और काउंटडाउन शुरू हुआ, 10 9, वो जो ऐसा पूरा घूमने लगी लाइटें। हमको लगा कहीं यहाँ से छत से आ जाए, कहीं यहाँ पीछे से आ जाए, कहीं इधर से आया। हम घूम रहे, लिटरली हम लोग घूम रहे हैं, 360 डिग्रीज घूम रहे, और ठाप स्टेज फूटा और रॉकेट आई। हमारे बगल में एक हवलदार था। और एक पॉज लिया था माइकल जैक्सन ने, 5 काउंट का या 6 काउंट का। He just didn't move, and then he moved, and then we went berserk. इसको अभी तक पता नहीं था हवलदार को माइकल जैक्सन है क्या। मैंने कहा अगर ये शो तुमने देखा ना और 5 मिनट, उसके बाद तुम कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, वो माइकल जैक्सन है। उसके बाद सादिया सिद्दीकी को उठाना था क्योंकि दिख नहीं रहा था उसको। मैंने कहा एक मेरे हाथ पे, दूसरा हवलदार साहब के ऊपर, उसको यूं, अभी सादिया को भी पूछ लेना, ऐसा करके देखा। और वो हवलदार साहब, मतलब इसलिए मुझे तो मुंबई पुलिस कमाल लगती है। He enjoyed Michael Jackson's performance like me. मैं कहता हूं वो है, हम सब भूल गए थे हम कौन है। मुझे ऐसा लगता है वो एक आखिरी में उसकी क्रेन आती है ना, वो क्रेन पे आता है ऐसा ऊपर, ऑडियंस पे आता है ना ऐसा करके, और हवा से उसका कमीज उड़ती है ना। मैं हमेशा कहता हूँ बॉस, उसका पसीना मुझ पर गिरा था।
माइकल जैक्सन का पसीना। अब आई एम सेइंग वो पागलपन जो हम में ले आया, आई थिंक कैन यू हैव दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट वेयर यू मेक others also forget who they are. That is the real thing, sir. पहली बार मैंने ये सुना हुआ है एंड आई लव दिस। ये ट्रूली मेरे लिए एक अंगार मोमेंट है, लाइफ लेसन है कि एक्टर्स हमेशा मैं सुनता हूं कि मैंने ये किया, मैंने ये घुसा, मैंने ये किया, पर ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट था, हाँ, वो भूल जाते हैं हम लोग। एब्सोल्युटली वो खोए, वही तो मकसद है, राइट? वो खो दे, इसलिए कुछ लोग, इसलिए सभी लोग एक्टर नहीं बन पाते। एक्टर मतलब कहने की बात है कि अब कितने लोग खामोश बैठ सकते हो, मुझे बताओ। मैं एक चीज बोलूं बिफोर यू कंटिन्यू, मैं हमेशा सोचता हूं कि जिन लोगों के पास लाइनें होती है उनके लिए एक्टिंग आसान होता है, जिनके पास लाइनें नहीं होती है वही ट्रू टेस्ट ऑफ योर एक्टिंग स्किल्स है। इज दैट ट्रू? A good listener makes a conversation better. आप मुझे ठीक से सुन रहे हो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, आप मुझे बीच में काटते रहते हैं या मुझे एक्सप्रेशन देते कि क्या बोल रहा है। तो मैं शायद उतना बोल नहीं पाता, लेकिन आप मुझे सुन रहे हो। वो इफ दे से ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, मुझे लगता है कि वो आईज नहीं है, वो कान है। कभी कभी आंखें भी कान बन जाती। आप लिसनर हो क्या, दैट्स द पॉइंट। और मुझे लगता है मॉर्गन फ्रीमन हो, मुझे लगता है यूसुफ साहब हो, मुझे लगता है नसीरुद्दीन शाह हो, मुझे लगता है इरफान खान हो, मुझे लगता है के मेनन हो, मुझे लगता है मनोज हो वाजपेयी। मैं हम उम्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बढ़िया लोग, वो लोग आपको सुनते बहुत अच्छे हैं। वो जो भी आपको एक्टर को एक्टर को सुनता है, मुझे लगता है वो गजब एक्टर है। और वैसे भी कॉन्वर्सेशन तभी कंप्लीट होती है जब सामने वाले की एक्सप्रेशन पता चलती है। अगर सामने वाले का एक्सप्रेशन गलत हो गया तो संवाद ही गलत हो गया, है ना। वो नहीं बोलता, तब डायरेक्टर जाग जाता है और कहता है अरे तेरी समझ में भी आया वो कह क्या रहा है। क्योंकि एक्टर का बड़ा कमाल की बात होती है, आप जैसे बैठते हो ना कि साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है तो उसको कैसे वेव्स दिखते हैं, डर फिर डर। एक्टर भी अपने मन में अपना क्यू देखता है, डर, हाँ इसके बाद मेरी वो लाइन है, तो इसके बीच ये वो सामने वाला बोल रहा है, वो उसको सुन ही नहीं रहा है, वो अपने अगले क्यू पे चला जाता है। अमूमन देखा गया है कि मेनी ऑफ देम वो पूरा सीन भी नहीं पढ़ते, वो अपनी लाइनें पढ़ते हैं मेरे किरदार की। बीच में उसका पैराग्राफ है, उसकी लास्ट लाइन क्या है उससे पूछ भी लेते, वो आखिरी लाइन क्या बोलने वाले हो, वो पूछता है कब, वो जो तेरा लंबा पैराग्राफ है वो 10-12 लाइनें बोलता है, वो आखिरी लाइन बता देना तू क्या बोल रहा है, बीच में तेरा मर्जी है तो बोल दे। अरे बीच में तेरी मर्जी है बोल दे मतलब तुझे सुनना पड़ेगा वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। सो एज एन एक्टर ही इज एब्सेंट इन दैट टाइम, और अपनी लाइन सोच रहा है, अपनी लाइन सोच रहा है, सो मुझे ये बोलना है, सो ऑलरेडी ही इज नॉट देयर। मैं कहता हूं ना, एक्टर हमेशा अपने साथ ही स्वांत सुखाया करता है, उसको जिस दिन बताया जाए दूसरों के साथ भी कर, वो एक ही हैज टू बी देयर। एंड फॉर दैट क्या करना पड़ेगा आपको भैया, वो सीन कई बार पढ़ना पड़ेगा, मेथड को छोड़ दो। मेरा कहना है मेथड, बहुत इंटरेस्टिंग बात नसीरुद्दीन शाह साहब ने कही थी जो मैंने देखी हुई, बहुत अच्छा कहा था कि इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बहुत अच्छा कहा था कि इसे क्या होता है कि कई लोग, तो हम लोग क्या है कि जो एनेक्डोट्स होते हैं उसको मिथ्स बना देते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। जैसे कि ब्रांडो साहब को लाइन याद नहीं होती थी तो कहते हैं ब्रांडो साहब तो सेट पे आके ये इधर कहीं कुछ लिखा होता था कहीं, और वो थॉट में जहाँ देखे वहाँ देख के बोल जाते थे। फिर कई एक्टरों ने वही किया कि इधर उधर याद नहीं करना है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द मोमेंट उस पर गहराई की बात, ये गहराई में ये कही थी नसीरुद्दीन शाह साहब ने कि इम्प्रोवाइज तो आप तब करोगे ना जब वो जीवन पता हो उस किरदार का, लाइनें नहीं, सीन नहीं, कहानी नहीं, उस फिल्म के बाहर क्या वो किरदार आप जी सकते हो।
तब आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो. So about Brando, what he said, that he prepared him so much himself that he could say, and what he said was not out of the world of that character. So I think कि हमने एक किरदार के लिए तैयार होना, जो बात करते हैं ना, जैसे कई लोगों की, कई एक्टर लोग स्पिरिचुअल क्वेश्चन ढूंढते हैं, कुछ लोग इमोशनल क्वेश्चन ढूंढते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं, कुछ लोग अपनी बॉडी बना लेते हैं, कुछ लोग उसको सेंस ऑफ ह्यूमर देख लेते हैं. कई सारी चीज़ें जो एक किरदार के लिए ज़रूरी होती है कि भाई किसका एजिलिटी क्या है, इसका एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, IQ क्या है, ये सब ढूंढते हैं और उसमें से देन दे फिगर इट आउट एंड देन दे लाइक. आप जब बात कर रहे हो, मैं तुरंत अगर आपसे बात करूँ तो इसका मतलब है कि ही इज़ वेरी शार्प. तो आप किरदार वैसा करना चाहते हो, रेडी टू ओवरलैप. I got it. Yeah, I got it. Yeah. तो उतना काम करोगे तो बात अलग है. अच्छा, हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा ये, अच्छा फार्स है, अच्छा या इट्स कॉमेडी राइट, इट्स फिजिकल करेक्ट, फिजिकल या मैन, नो अब ये करना शुरू कर दिया उसने. उसको पूछा लो भाई क्या है, भाई फिजिकल कॉमेडी है. तो फिजिकल कॉमेडी मतलब क्या है? नहीं मतलब यूज लॉट ऑफ बॉडी. नो, फिजिकल कॉमेडी का मतलब इतना ही है कि भाई यहाँ शब्दों से ह्यूमर नहीं होता है, आपके फिजिकलिटी से ह्यूमर हो रहा है. एंड फिजिकलिटी से ह्यूमर तब होता है जब आपको पता है कि वो किरदार क्या है, सिचुएशन क्या है. वो फिजिकली, अभी मैं यहाँ से उठ रहा हूँ, उठते उठते ही मैं ये हुआ, और मैं जब भी आपके पास आता हूँ आपको मारने के लिए और यूं हो रहा हो, तब मेरी समझ में आ रहा है कि इसको मार नहीं सकते, साला ये मुझे रोक रहा है, उसका हो रहा. तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट इज द सिचुएशन, नॉट योर बॉडी लैंग्वेज. तो एक्टर कई बार देखा गया है इंटरप्रिटेशन गलत कर लेता है फिजिकल ह्यूमर का. इंटरेस्टिंग थिंग चार्ली चैपलिन सेड, उनको पूछा गया था, मतलब जो सब कोट पढ़ते हैं पर उसके पीछे जरा सोचा जाए. In close shot, it's a tragedy. In wide shot, it is comedy. So what does it mean? कि a tragedy, when you see it in overall perspective, बड़ी फनी लगती है कि इधर आदमी मरा पड़ा है, आपको लग रहा है कि मरा पड़ा है ना, तो आपको दुख हुआ. आप वाइड शॉट में गया, यहाँ कोई आदमी उबासी ले रहा है, क्योंकि एक ही टाइम पे सब घट रहा है. एक का जीवन खो गया है यहाँ पर, उसको नहीं मालूम है भाई, लाइफ तो चल ही रही है ना. तो वो एक अलग चीज है. चार्ली चैपलिन साहब की बात जो मैं कहना जा रहा हूँ वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही सीरियस किस्म के आदमी, और वो सीरियस किस्म के है तो वो क्या करते थे, कहते थे कि जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना है, वो एब्सेंट हो जाते थे दुनिया से, और वो किसी एक स्किल या किसी एक पर काम करते थे, एंड देन ही इज टू कम बैक. वो स्केटिंग हो, मतलब जो मुझे लग रहा है जो स्किल्स क्या होंगे, जो उनके गैग्स होते थे वो हो, बस्टर कीटन हो, मुझे लगता है कि मतलब जिनको देख के सारे, मुझे लगता है जैकी चैन से सब लोग, मुझे लगता है कमल हसन हो या जो भी बड़े लोग हैं, पर जो भी फिजिकल कॉमेडी आई है जिसे हम ह्यूमर कहते हैं, विद बॉडी रियली गेटिंग हर्ट, मतलब इफ यू सी, सो दैट काइंड ऑफ फिजिकल थिएटर आर यू रेडी टू डू, वेयर यू नीड टू बी स्किल्ड ऑल्सो, स्किलफुल ऑल्सो. So I think it's a mime, pantomime, whether you want to, clowning, you know, you want to know about clowning, it's not about just making the faces, ये नहीं है. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्लाउन इज अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि क्लाउन का मतलब क्या है भाई. क्लाउन मतलब वो है सेंस ऑफ वंडर, कि मैं जब क्लाउन को देखता था एज अ किड, आई डिडंट नो उसका नाम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस जात से है, किस तबके से है, और मैं उसे देखकर वो जो करता था उससे मुझे मजा आता था. और क्लाउन का मजा क्या होता है, फर्स्ट टाइम ही फेल्स, सेकेंड टाइम ही फेल्स, थर्ड टाइम, सो देयर इज अ थियरी ऑफ 3. वो तीसरे में आपको बता देता है कि मुझे आता है.
डिलिबरेटली गोइंग। जब मैं बड़ा हुआ तब समझ में आया क्लाउन ग्रेट क्यों है। तो 2 बार आपको गलत बताता है। ट्रेपीज से ऊपर से गलत गिरना आसान काम नहीं है, और वो तीसरी बार फिर वो प्रॉपरली पकड़ के चला जाता। मैंने क्योंकि सर्कस में काम किया था, हम लोग ने सर्कस एक सीरियल की थी शाहरुख के साथ। हाँ करेक्ट, आशुतोष गोवारिकर भी था हमारा, पवन मल्होत्रा था, रेणुका शाह ने। पर आई रिमेम्बर तभी हम लोगों का कमाल की बात ये थी कि हम सर्कस, रियल सर्कस में जाके शूट करते थे। यू नो, हम लोग गोवा गए थे, आई स्टिल रिमेम्बर। और उन दिनों में जानवर भी थे सारे, है ना। बाहर एक बड़ा हाथी था जो चेन था। हमने पूछा ये क्या है, तो कहता है पनवेल में वो गुस्से में एक आदमी ने उसको परेशान किया था, तो उसको उठा के उसने फेंक दिया था। तो हमने तब से सोचा कि इसका थोड़ा सा इसको पहले शांत होना चाहिए, इसलिए। तो एक दिन वो हाहाकार मच गया, वो चेन सलाखे तोड़ कर भाग गया, वो निकल गया बाहर। तभी सब डरे हुए थे कि अब होगा क्या। पर तब हमने एक्सपीरियंस किया, एक बड़ा सा हाथी जब चिढ़ जाता है तब क्या होता है। अच्छा, हमने उसके जानवरों के सारे एक्ट्स थे उसके, हम हिस्सा बने थे। मैं डॉग शो में था, माने रियल सर्कस शो में आप डॉग शो में थे। और वो सारे वो डॉग्स वो खेल रहे फुटबॉल और उनका ट्रेनर बना हूं मैं जा रहा हूं। या फिर शो में हम ट्रेपीज पे चढ़े हुए हैं। किया नहीं, मैंने एक ही बार किया था प्रैक्टिस में। जब निकला आपको मजा आएगा। और ट्रेपीज होता है ना, आप सोचोगे कि ट्रेपीज चले गए, हमको बोला गया था मत जाओ, लेकिन सर चले गए तो ये ऊपर चले जाते हो तो वो पीछे से पकड़ते हैं ऐसे। आपको लगता है ये पकड़ते क्या है, यहां से वो आता है, तो वो जैसे आया है ना, तो उन्होंने पकड़ रखा था। अब ये मैंने पकड़ा, मुझे नहीं पता था कि वो कितना हेवी है। तो इसने जैसे छोड़ा, मैं लिटरली आई वेंट सो रैपिडली कि मैं यहां से मेरा हाथ ही निकल गया। एक सामने स्पाइडरमैन की तरह एक नेट था, उस पर जाके मैं छाप पकड़ के बैठा। तो मैंने देखा पीछे मुड़ के, मैंने कहा शिट, उसका वजन इतना होता है। दैट इज हाउ दे कैन स्विंग, यू नो। तो कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने सर्कस के टाइम पे लिए। तो क्या मैं कह रहा था, आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। देखो, इसे कहते हैं खोना, कि आदमी खो जाता है जीवन में, आदमी दुखी। चलिए मैं ये बताता हूँ। तो आई वांट टू नो मेमोरीज विद शाहरुख, क्योंकि वो भी एक नेसेंट फेज में थे, वो भी नए थे, वो भी फ्रेश थे। वो मेमोरीज बताओ ना आप। हम पहली बार तो मिले वहाँ बैंड्रा में, ऑफिस थी सईद मिर्ज़ा की, मतलब सईद अजीज़ और कुंदन की ऑफिस। और बैंड्रा में वहाँ ब्लू बर्ड, आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ द बिल्डिंग। और बस निकलने वाली थी वहाँ से, तो पहली बार बात हुई, ये हुई। शाहरुख है, फौजी में था। हाँ, मैं ना उस उम्र में मतलब स्पोर्ट्समैन रहा मैं। तो स्पोर्ट्समैन पता है कैसे होता है कि उसको अगर कोई बोल देना कि ये फला फला बड़ा है, तो वो इतना ही देखता है कि अच्छा हाँ ठीक है, आए हाउ आर यू मैन, इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसको असर नहीं करता कोई बड़ा है वगैरह, कोई कुछ किया हुआ है, उस पर असर नहीं होता। तो क्रिकेट ही बैट लिया हमने, टाइम है बस, अभी टाइम है, चलो मैं नीचे गया। तो जो लोग, स्पोर्ट्स का मज़ा क्या होता है ना, कोई किसी को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है ना। आप बैट उठा ली, कोई गेंद उठा लेता है, कोई फील्डिंग करने लग जाता है, कोई चिल्लाता है, आउट बोलता है, कोई अंपायर बन जाता है। इतनी सिंपल सी बात होती है। तो क्रिकेट खेलने लगे हम लोग, ऐसा आ गया। तो उसने, तभी शाहरुख ने देखा कि एक बंदा है इतनी ज़ोर से गेंद को मारता है, फटाक फटाक बहुत मारते थे। वहाँ से बैंड्रा से हम बैठे और गोवा गए। तब जब भी बीच में उठा, उसके पास एक कैमरा था, मुझे याद है आज भी, कहीं कुछ फूल वूल होते थे। शाहरुख ने मेरी बड़ी फोटोज़ खींची हैं। बाद में कभी मिला था, मैंने कहा ये वो फोटोज़ हैं क्या? नॉट दैट यू नो, बट इतना ज़रूर है कि वो टाइम कैसा था कि मुझे नहीं लगता था कभी किसी के दरवाजे बंद होते थे कमरे के, यू नो। आई मीन, मुझे एक बार याद है, मैं कहीं, वो हम लोग खेल रहे थे और मेरा एंकल स्प्रेन हो गया, तो वही उठा के मुझे लेके गया। हम लोग बहुत ही, मतलब दो पागल। अजीज़ मिर्ज़ा इज़ टू ऑलवेज से हैव टू मैड पीपल, शाहरुख एंड मकरन। और आज तो बाद में तो ये भी कहते थे तुम ज़्यादा पागल थे। और हो सकता है, बिकॉज एक पागलपन। और क्यों, इसका कारण बताता हूँ। सबके दिमाग में कहीं तो उनका फ्यूचर था, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। मुझे हमेशा लाइफ जीने में मज़ा आता था। मुझे याद है मेरा बेस्ट
मोमेंट ऑफ सर्कस एंटायर सीरियल, जो आई डोंट नो हु नोज इट, बट मैं अर्ली मॉर्निंग चला गया था और वो जो अरीना था लाल मिट्टी थी उन दिनों में, लाल मिट्टी में, और कुछ सुराग थे टेंट में, तो वहाँ से सूरज की किरणें आ रही थी, और मैं तब एक नाटक कर रहा था और उसमें मैं सूत्रधार का किरदार कर रहा था। मैंने पूरा उस अरीना में घूमते हुए मेरा पूरा सोलिलोकी मोनोलॉग किया था, और वो करने के बाद मुझे ऐसा लगा खाली सर्कस के थिएटर में, ज़रा सोचिए, आप परफॉर्म कर रहे हो 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद मैं अलग एक्टर हो गया था, अलग इंसान हो गया था, एक्टर तो छोड़ो। और मेरी जर्नी हमेशा इंसान की तरफ रही है, इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आता था इसके बाद क्या करूं। मैंने कहा इसके बाद क्या, वो बता देगा। वो जो होता है ना, बाद कुछ नहीं होता, अभी होता है सब कुछ, इतना मुझे मालूम था। सो आई नेवर थॉट ऑफ, और इसलिए हमारी बड़े मज़ेदार जर्नी क्या हुई, 13 साल के बाद हम मिले फिर से स्वदेश पे। आशुतोष इज बीन ऑलवेज अ डियर फ्रेंड एंड अ गाइड ऑल्सो, यू नो, ही वॉज द ओल्डर इन us by 2 years or whatever, but उसका एक dominating ऐसा है उसका पर्सनालिटी, नॉट दैट ही डोमिनेट्स बट एक पर्सनालिटी दैट ही कुड डिसाइड कि मैक हम लोग ये 3 बजे इधर आएगा मतलब, और वो 3 बजे आपको जाना पड़ता है उसको, वो पहुंचेगा, फिर ये होगा वो होगा वो होगा। एंड तब से वो एक्चुअली डायरेक्टर था, ही यूज्ड टू थिंक अबाउट हाउ एक्चुअली दिस सीन कैन बी डायरेक्टेड, ही हैड दैट इंक्लिनेशन सिंस देन ओनली। तो जब 13 साल गुजरे और मुझे स्वदेश के लिए बुलाया गया कि गाना मुझे सुनाया गया और तू कर रहा है, करेगा, मैंने कहा ऑफ कोर्स ये गाना मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा। तो 13 साल के बाद आई थिंक रियली प्रॉपरली आई मेट शाहरुख, एंड आई जस्ट फेल्ट द जर्नी हैड हैपेंड। बाय देन आशुतोष गोवारिकर हैड बिकम द डायरेक्टर ऑफ लगान, शाहरुख हैड बिकम द किंग खान, and I had done a lot of theatre because पता नहीं क्यों, but my being on theatre gave me more satisfaction because I used to write, I still write, direct, produce, act. So I used to feel there where I exist, and as I told you that one realization was long enough कि life cannot be optional. तो मैंने हमेशा लाइफ में कभी मेरा वक्त बहुत लोगों को नहीं दिया। शूटिंग के लिए लोग मांगते थे तो मैं कहता था 3 दिन दूंगा, वीक में 3 दिन मेरे होंगे, 3 दिन आपके होंगे, एक दिन पता नहीं कौन क्या कराएगा, इसलिए 7 दिन। और उस वक्त जब आप ये स्टेटमेंट कहते थे लोगों को, हाँ, काम भी जाता था, छूटता था? छूटता था। मेरे सेक्रेटरी थे, उनकी बड़े मज़ेदार बात है, टीका लगा के आते थे, स्कूटर पर आते थे, बड़े मस्त, साईं बाबा के भक्त थे। अब उनका नाम ऐसे ही साई भक्त थे वो, इतना मुझे याद है। आते थे, उनको मैं 1 महीने का एक उनका खर्चा पेट्रोल का पैसे दे देता था और बाकी आते थे। एक मेरा था, मैंने कहा देखिए काम तो करूँगा, लेकिन मैंने अगर नाटक लिखना शुरू किया ना, उसके बाद 2 महीने काम नहीं करूँगा। तो क्या सोचते थे कितने नाटक करेगा, ठीक है 1-2 हो गए, मैं लिखता था। फिर मैंने कहा, फिर वो ले आते थे 45 डेज मद्रास, तभी मद्रास था, आउटडोर सर, मद्रास आउटडोर 45 डेज, 45 डेज करो, 20 दिन का करो। बोले मैं कैसे करूँ 20, 45 दिन का काम है तुम्हारा। तो वो ऐसा हुआ। फिर मैं कहता था एक काम करो ना, दूसरा रोल देखो, उनसे पूछो कि कोई दूसरा रोल है जो, बोला कैसा एक्टर है जो कह रहा है कि बड़ा रोल कोई दे रहा है, कह रहा है छोटा रोल दो। मैं कहता था देखना भाई, ये महीने में अभी मैं काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं नाटक कर रहा हूँ। एक दिन वो आए मेरे पास और बोले देखो स्कूटर पार्क की उन्होंने लगाई, बजाज थी या लैम्ब्रेटा पता नहीं, उतरे और बोले मैंने सोचा था आपके पास आया हूँ, आपके साथ काम करूँगा तो ये 2 व्हीलर छोड़कर 4 व्हीलर खरीदूंगा, लेकिन अगर आपके साथ कंटिन्यू किया ना, ये भी बेचनी पड़ेगी और साइकिल पर आ जाऊंगा मैं। और ये बोलकर वो चला गया गुस्से में। तब भी मुझे कोई रियलाइज नहीं हुआ। मैंने कहा सही कहा यार इसने, इज राइट यार, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ आज तक मेरे अच्छे खासे दोस्त राम गोपाल वर्मा ने कई बार मुझे बताने की कोशिश की, अब तू थोड़ा बहुत थिएटर कर चुका है, अब तो तू फिल्म को टाइम दे या फिल्म बना या जो भी है।
मुझे क्या लगता है कि हर एक की जर्नी होती है, ये मेरी समझ में आ गया कि मैं हूँ आशुतोष, एंड आशुतोष ऑलवेज रिस्पेक्टेड दैट इज व्हाई आई थिंक वी स्टिल, आई मीन कि हम लोग अपनी जर्नी पे है, तो आपको जहाँ आनंद मिलता है वो आप कीजिए, नॉट नेसेसरीली यू हैव टू बी द सेम पर्सन। और जिस दिन आपको पता चल जाए कि आपकी जर्नी पर आप हो, मुझे लग रहा है फिर सक्सेस एंड फेलियर बिकम्स वन। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। Coming back to the Shah Rukh Khan incident, right? Circus, Yes. purity, initial days. Correct. You can't get more pure than that. Then King Khan in Swades. Yes. आप लोग सब इवॉल्व हो गए थे। क्या वो ट्रैपिंग्स ऑफ अ स्टार आपने देखा शाहरुख में, या वही इनोसेंस ऑफ प्योरिटी थी जो आपने देखा था सर्कस में? मुझे याद है कि मुझे आशु ने कहा, सेट पे गए, आशु ने कहा शाह से मिलते हैं। वी यूज्ड टू कॉल हिम शाह। तो उसका तब इतना बड़ा वैन नहीं था, उससे आधा ही था, ग्रे कलर ही था। गए अंदर तो वो अपना कम्युनिकेटर पे काम कर रहा था, और उसने कहा कि मैक, बट and he started talking about what all I had done in those 13 years, and I was so happy that to know that Shah Rukh knows what I've done. वो आपको बता रहे थे आपकी जर्नी के बारे में? He knew it, and you felt so good that it's not that 13 years have passed by, he's become King Khan, so he cared, or maybe if not cared, but he was aware whom he was meeting. Maybe that is his way. But I think it was much more than that when we started shooting. Caravan, he was supposed to drive, and there was a walkie-talkie because a difficult shoot. बगल में ट्रेलर है, उस पर जिमी जिब है, आशु वहाँ है, यहाँ पर फर्स्ट एडी थी, किरण राव थी यहाँ पर फर्स्ट एडी हमारे इसमें, जो हमको बताती थी कि अभी गेटिंग रेडी दिस एंड दैट, और मैं बड़ा सा स्पॉइल्ड सा बिहेव करने लग गया जैसे पहले था, बड़ा सा स्पॉइल्ड। मैंने कहा शाह, वॉकी टॉकी पे तुझे बात करनी पड़ेगी, वो सब मैं नहीं करूँगा, बार बार पता नहीं चलता ये दबाया नहीं दबाया, वो आवाज़ सुनाई दे रही, बड़ा ये होता है वो। तो कहता करता हूँ, तो उसको ड्राइव भी करना था, वॉकी टॉकी भी बात करना था। तो मैंने तब तो एनीवे वो नहीं बात बतानी चाहिए, तो हाँ, बट इतनी मज़ेदार बात थी कि मतलब इस किस्म का मैं स्पॉइल था कि उसमें एक आलाप है, वो पूरा कैलाश खेर का पूरा एक आलाप है जो मुझे ये करना है। तो यार मैं ना अपने बालों में कर रहा था, मतलब मज़े ले रहा था, मैं बेसिकली बहुत मज़े ले रहा था। सच बता रहा हूँ, एक कैरावैन है, ज़रा सोचिए, कोई आपको शूट कर रहा है, दोस्त ही आपका डायरेक्टर है, आशुतोष ही डायरेक्टर है, और वो इतना प्यार, इतनी इज्जत दे रहा है, प्यार दे रहा है, बगल में बड़ा खान बैठा हुआ है, सुपरस्टार बैठा हुआ है, और उससे आप कह रहे हो आराम से तू चला गाड़ी ये कर वो कर, और तू आराम से मजे ले रहा है। इट वाज द ओल्ड टाइम, कंफर्टेबल टाइम्स। It's only the alap which was, the most difficult thing of Kailash Kher, and I had to, and I'm getting pampered also because आशु तो ऐसा था कि तू ना बाल भी खोलेगा, वो भी शॉट लूंगा, तू जग रहा है वो भी शॉट लूंगा, वो लूंगा, खान बैठा हुआ है, शॉट मेरे हो रहे हैं, सारे शॉट मेरे हो रहे हैं। और फिर शाहरुख ने कहा अच्छा तेरा आलाप भी मैं ही करा देता हूँ, एंड लिटरली he was giving me, I still remember,
वो बीट्स करके मेरे से आलाप करवाता था और मैं उसको देखता था. मतलब who was teaching whom and who was enjoying it, you know. I still remember. फिर हम लोग एक जगह रुकते हैं, स्टेप करते हुए पूरा वो वाला. तो राजू खान, नदर ओल्ड, जिसे हम जानते थे एंड वी यूज्ड टू लाइक हिम, सरोज खान सन और राजू खान. तो वो भी बड़ा मस्त स्माइल उसकी, है ना. तो क्या स्टेप करेंगे, वो स्टेप क्या करेंगे. तो शाहरुख से पूछा, शाहरुख ने कहा जो मैक करेगा उसको फॉलो कर दूंगा, वो धुन की मैं तो करो. तो मैं यूं चला गया, शाहरुख ने भी यूं किया, फिर वो हुआ एंड दैट बिकेम अ सिग्नेचर स्टेप, यू नो. सो आई जस्ट फेल्ट वी, आई थिंक वो 3 दिन या 4 दिन हमने शूट किया एंड आई फील वो 13 साल कहाँ चले गए. वो इतना ही पता चला कि हम 13 साल पहले कैसे थे, ये 13 साल बाद पता चला कि वी वर सो इजी विद ईच अदर. देखा जाए तो आपने भी आमिर खान को वेरियस स्टेजेस में देखा है. यस एब्सोल्युटली. कयामत से कयामत तक आपकी पहली फिल्म थी. अरे वो तो अलग किस्सा है. आमिर खान एनएम कॉलेज से टेनिस खेलता था, पर मेरे ख्याल से 12th तक ही था वो. लेकिन उसके बाद भी आता था क्योंकि महेंद्र जोशी हमारे, ही इज़ नो मोर बट ही वाज द डायरेक्टर. ही वाज, यू कैन कॉल हिम एज वन ऑफ माय गुरु अर्ली डेज, जिससे हम सीखें. आई थिंक आमिर भी वहीं से सीखा. तो वो आते थे हमारे रिहर्सल्स पे. आमिर इज़ टू कम एंड आमिर वन ऑफ माय शोज ऑल्सो इन 1985 और 86 जब हम प्ले कर रहे थे ऑन ब्लू स्टार ऑपरेशन, आमिर यूज्ड टू डू बैक स्टेज ऑल्सो दोज डेज. तो जब 89 आया और मैं ऑफिस में चला गया, मुझे बोला गया बिकॉज ऑफ किरण देव द कैमरामैन, उसने, उसके साथ मैंने कुछ काम किया था. तो उसने कहा कि मैक यू गो देयर, यू दे नीड समबडी. तो मैं चला, मंसूर से मिला, मंसूर खुश हो गया. देन ही सेड, मंसूर सेड मीट माय फादर नासिर हुसैन साहब. तो नासिर हुसैन साहब के पास गया. तो नासिर हुसैन साहब ने कहा, मकरंद देशपांडे हिंदी बोलोगे, बोल पाओगे? तब मैंने, देखो कैसे होता है आदमी, यंग लड़का कैसे होता है, जोश वाला. मैंने कहा लैंग्वेज कैन नॉट बी बैरियर फॉर एनी एक्टर. वो जो जुनूनी लाइन्स होते हैं ना, टशन वाले, टशन में तो वहां से जाओ करो. तो ही वाज जस्ट सो हैप्पी कि उन्होंने कहीं देखे होंगे, है ना, हो सकता है ये लाइन भी सुनी हो, लेकिन उनको बड़ा मजा आया स्पिरिट से. उन्होंने कहा जाओ तुम, है ना, अकाउंटेंट से मिलो वाली बात होती है ना क्यों. तो मैं निकल रहा था फिल्म में, तो आमिर मिला बाहर दरवाजे पे. मैंने कहा तू क्या कर रहा है यहाँ? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता कि ये रिलेटेड है ये. तो आमिर ने कहा कि मैंने कहा क्या? उसका हाथ ऐसा था, मुझे आज भी याद है. तो थोड़ा शर्मा के, अरे मैं हीरो हूँ. तो मैंने उसको देखा और हंसा मैं जोर से. लिटरली ऐसे यार, लिटरली लाइक दिस. क्या बात कर रहा है? it didn't occur to me because you know, and then of course I mean there is, and but when we went to Ooty again, वहाँ भी बहुत ही मज़ेदार किस्सा था. मैं यतीन कारेकर, हम दोनों बैठे थे. तुम्हें पता है ऊटी का माहौल कैसा होता है, सर्द होती है, बीच में थोड़ी सी बारिश भी गिरती है, खूबसूरत सा माहौल. ऐसे ऐसे छोटे छोटे शैक्स होते हैं या कॉटेजेस होते हैं. हम बाहर पैर छोड़ा ऐसे बैठे हुए हैं. तो एक लड़की यहाँ से जा रही है थोड़ी, तो हम दोनों भी देख रहे हैं, और यंग लड़के हैं तो देख ही रहे हैं. खूबसूरती तो है आजू बाजू में, यहाँ से भी जा रही है खूबसूरती, तो खूबसूरती है भाई. हम दोनों ऐसे देखे जा रहे हैं. तो यतीन या पता नहीं किसने, हमने विसल भी कर लिया, मतलब ये हुआ वो हुआ. कट तो हमें बताया गया कि मंसूर बुला रहा है कि आज अभी कास्ट आपस में मिल लो. मैंने कहा आमिर से तो मिले, फिर भी यतीन से कहा चलो अभी जाके मिलते हैं. तो वहाँ वही लड़की आई. वो थी जूही चावला. जूही ने कहा दे हैव बीन कास्ट करेक्टली. अब ये हमारा मजाक, मतलब यही तो. आमिर क्या बताऊं, उसमें तो मैंने मंसूर को एक बार कन्विंस भी कर दिया था पहले कि वो आमिर मुझे मारता है ना. तो मैंने मंसूर से कहा था यार देख वो कैसा है, मैं तूने क्या किरदार बताया. और मैं ना तभी उन दिनों में ताइक्वांडो वगैरह करता था, तो मार्शल आर्ट करता था. मैंने कहा ये देख मैं यूं करके किक पंच ये वो. तो देखता रहा कि अच्छा
ये सब करता। मैंने कहा हाँ देखना, ये देख ऐसी किक मारी, और जो होता है ना कि ये देख किक मारी, ये देखा पूरी घुमा दी किक। तो मंसूर एकदम इंप्रेस हो गया। उसने फाइट मास्टर, रहमत फाइट मास्टर, पुराने फाइट मास्टर, तो उनकी आपस में बात हुई। मकरन ठीक तो कह रहा है यार, मकरन को क्या मारेगा वो? तो बोले ठीक है, उसके कजिन आके मारते तो तू मार दे उसको। तो मैंने ठड़ा गिर गया, फिर उसके कजिन आते मारते। केम बैक, फिर मुझे बताया गया कि यार वी आर रीशूटिंग द फाइट। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो पता है कितना सच है मुझे नहीं पता, बट दीज आर द स्टोरीज व्हिच आई हर्ड दैट नासिर साहब को फुटेज दिखाया गया। तो नासिर साहब ने कहा मंसूर हीरो है, हीरो पहले ही मार खा लेगा तो फिर कैसे चलेगा? पहले उसने मारने तो दो, कुछ तो करने दो, तब वो हीरो है। ऐसे कैसे होगा कि वो हीरो ने यूं ही खा? फिर मुझे बोला गया अभी थोड़ा वो भी मारेगा। तो वी रीशॉट द फाइट वेयर ही हिट्स मी अ बिट एंड देन his cousins come. If you see it, we shot it then in Khandala. But in the whole, देखो मैं कितना कैसे था, मैं अभी आपको बताऊं तो आप मानोगे नहीं। क़यामत से क़यामत तक का प्रीमियर था, मेरे ख्याल से मिनरमा में था। मैं अपना ट्रेन पकड़ के गया और अपनी धुन में रहता था मैं हमेशा। सर मैं इंटरवल पे पहुंचा था, तब तक मेरा किरदार ख़त्म हो चुका था। मैंने खुद को नहीं देखा प्रीमियर में, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता था लाइफ के साथ कि मैं चलते जा रहा हूँ स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन में बैठूंगा, अपने समय पे पहुँचता था मैं हर जगह। देखा फिर मुझे किसी ने कहा इंटरवल में आए, बोले ऑटोग्राफ। मैंने किस चीज़ का? बोले आप अभी थे। मैंने कहा अरे ये तो ऑटोग्राफ की। फिर से बाहर आया, फिर अपना चला गया। सो दैट आई थिंक, बट आमिर, यस, आमिर ने हक से मुझे एक बार और बुलाया। वो हक से आमिर ने बुलाया। सरफरोश फिल्म थी और आमिर का फ़ोन आया था मुझे, तब लैंडलाइन थी, तो उसने कहीं से कि मैक अर्जेंट आ जा, वी आर शूटिंग एक फिल्म है और आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड यू जस्ट कम। मैंने कहा यार मेरी रिहर्सल है तो मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा। तो कहा ख़त्म होने के बाद आ भाई। सबको पता था ये कुछ छोड़ के आएगा नहीं, नाटक छोड़ के तो कभी ना आए। तो मैं 1 बजे गया था, उनका शूट चल रहा था बैंड्रा में। तो उसने कहा ये नए डायरेक्टर है, ऐसा ऐसा हमारा एक किरदार था। उसने ऑनेस्टली सब, आमिर पता है ना, सब सच बता देते। हमारा एक एक्टर था, ये हुआ, बट समथिंग वेंट रॉन्ग, नाउ वी नीड एंड वी नीड यू। ये कुछ नहीं, आमिर ने हक से कहा कि तुझे करना है तो कुछ भी कर। एंड देन आई वॉज पार्ट ऑफ सरफरोश। एंड आमिर की कुछ बातें कमाल थी यार। मतलब मैं कुछ लोग, मतलब जैसे शाहरुख भी, ये 2 लोगों की बातें कमाल है। एक बार मैंने किसी चीज़ के लिए आमिर से कहा था यार म्यूज़िक लॉन्च के लिए आ जा, उसने कहा प्रीमियर पे आ जाता हूँ, और तब ऐसा लगा था कि क्या बात कर रहा, और वो आ गया यार बंदा बिना कुछ। मैं कोई टच में नहीं। फिर शाहरुख के साथ मुझे कुछ करना था तो लोगों ने कहा था, और तब किंग खान था, मुझसे कहा था कि, और मैं टच में नहीं था बिल्कुल। लोगों ने कहा उसका एक क्लोजअप, क्या उसका एक क्लोजअप अगर तू ले ले तो तुझे करोड़ रुपए दे दूँगा। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो यार। मैंने कहा कोई मुझे नंबर दिला दे शाहरुख का। तो नंबर है, और मैंने SMS किया। मैंने कहा मैं मकरन देशपांडे एक्टर, बस एक क्लोजअप चाहिए। तो उधर से तुरंत आया यस। तो मैंने कहा दे करोड़ रुपए। पर ये लोग वो लोग थे कि जैसे शाहरुख ने तो बाद में फ़ोन करके कहा कि चल शूट करते हैं, कैमरा मेरा होगा, सब कुछ मुझे मालूम है, तू कहाँ से पैसा लाएगा, मैं खर्चा मैं करूँगा। बोला ऐसा मत कर यार। नहीं नहीं, तू सिर्फ कैमरामैन ले गया। आई यूज्ड हिज कार, हिम, एवरीथिंग। सो आई थिंक दीज गाइज, जो मेरे पुराने जो लोग थे ना, मैं इतना टच में हूँ नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि हम लोग यू नो वो टाइम के, उस दौर के जो लोग थे वो एकदम ही जुड़े हुए हैं। मैं एक बहुत कैंडिड सवाल आपसे पूछूंगा। जो 90s के एक्टर्स हैं, हाँ। जैसे शाहरुख, आमिर, क्या उनके पास ज़्यादा सोल था टुवर्ड्स द को एक्टर्स एज कंपेयर टू आज के जो सो कॉल्ड A-लिस्ट एक्टर्स होते हैं? आई थिंक वक्त था, फ़ोन नहीं था, और रिलेशनशिप्स बन गई, रिश्तों का समय था। हम आपस में सीन छोड़ के भी बाकी बातें करते थे, तफरी करते थे। तफरी थी।
और हर बार करियर की बात नहीं होती थी. द टाइम वॉज नॉट ओनली यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स करियर, बट टाइम वॉज फ्री to have fun also. So candidly we could speak to each other. आप पत्ते ताश भी खेल रहे हो इसलिए नहीं कि आज दिवाली की रात है. ओकेजन जरूरत नहीं था. आप खेल रहे हो. आप वो सर्कस में थे तो सर्कस में जो सर्कस के आर्टिस्ट लोग बाद में खेलते थे हम लोग उनके साथ भी जाके बैठते थे. कौन वहाँ पर शाहरुख नहीं था, ना कोई मकरन था, ना आशुतोष था. तो हम लोगों या वो रिंग मास्टर था जो सारे शेर के साथ वगैरह था, वो मुझे आज भी याद है उसकी मूंछ. ही वाज हैड दिस बिग फेस एंड उससे उसके किस्से सुनने बैठते थे. उसकी अपनी विस्की होती थी, हम अपनी रम लेके बैठते थे. तो उसके किस्से सुन रहा है कि कैसे किस लायन ने उसकी सुनी नहीं और कब झपट पड़ा. तो मज़ा आता था. तो हमारे पास वक्त बहुत था टू बी विथ समबडी. सो आई थिंक मे बी आज मेरी समझ में आता है वो एक बार किस्सा बहुत बढ़िया हुआ था. पवन कल्याण बहुत बड़े सुपरस्टार हैं साउथ के, यू नो. एंड आई रिमेंबर लॉन्ग अगो आई हैड गॉन टू डू अ वन सीन काइंड ऑफ अ थिंग. जलसा फिल्म थी. तो वो आए और उनका मकरन को आई वांट टू मीट हिम. दे कॉल सर एवरीबडी. सो बैठे और उन्होंने मुझसे कहा कि यू नो वी मेट लॉन्ग अगो. आई हैड कम टू पृथ्वी विथ माई वाइफ, देन वाइफ, एंड she's Maharashtrian from Pune, so we came and you met us, you know, we were there and we were talking and you said one thing which still remained in my mind and we spoke about a lot and then you said, yeah, I have one thing. Well, you said, I have a lot of time. And you know, that struck me because I always say or we always say that we don't have time. So मुझे ऐसा लगता है मेरे पास वो उस टाइम से आज भी मुझे रितेश ने बोला या कुछ, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास वक्त है, तू बता तू क्या करना चाहता. मैंने मेरे पास हमेशा क्या रखा है, वक्त रखा है. क्या वो आपका सबसे बड़ा एसेट है? सबसे बड़ा. मुझे ऐसा लगता है वक्त मुझे देता है, सोचने पर मजबूर करता है. कोई नया थॉट आता है, मैंने अभी नहीं सोचा हुआ है यहाँ से कहाँ जाऊँगा. आप इस वक्त ये मोमेंट फील कर रहे हैं. ये फील और ये नहीं, ये 4 घंटे भी चल सकता है मेरे लिए. कहने की बात ये है कि ये नहीं है कि इसके बाद मुझे कहाँ जाना है. बिकॉज द पॉइंट इज टू बी प्रेजेंट. यू शुड नॉट हैव अदर एंगेजमेंट बिकॉज दैट विल बी इन योर माइंड और ऑन योर माइंड. द पॉइंट इज ओनली टू एग्जिस्ट. एक स्कूल होता है जो कहते हैं कि मैं बॉलीवुड ए लिस्टर हूं, मेरे फैंस बहुत सारे हैं, तो हर फिल्म में अगर मैं वही वॉक टॉक करूं चलता है, मेरे फैंस मुझसे प्यार करते हैं. और एक दौर था जब ये वर्क कर रहा था, जब लोग आते थे थिएटर में, भले ही वो एक्टर कोई भी हो, लगातार वैसे ही दिख रहे हैं, वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलती थी. डू यू थिंक अब ऑडियंस और स्मार्टर हो चुकी है टू ट्रू एक्टर्स? नहीं, मुझे लगता है कि वो तो रहेगा ही. बिकॉज यू सी वी आर वर्शिप कंट्री एंड वर्शिपिंग कंट्री. सो हमें तो हम अपना एक इमेज बना लेते हैं और हमको उसी ढांचे में लोग पसंद. अभी भी है कि आज भी मुझे लगता है कि एक्टर अगर, मुझे लगता है कि मनोज बाजपेयी अगर भीखू म्हात्रे के उसी रूप में आ जाता है तो लोग उसको आज भी ज़्यादा पसंद करें. आई एग्री. मनोज माने ना माने, एक इमेज है जो आपका रजिस्टर हो जाता है और लोग आपको उसमें पसंद करते, उसमें उनकी गलती नहीं है. देखो हम एंटरटेनमेंट को बहुत ही ज़्यादा कुछ समझते हैं. एंटरटेनमेंट है, आप उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हो. क्लाउन जिंदगी पेचीदा हो सकती है, क्लाउन एक्ट इज अ क्लाउन एक्ट. द क्राइसिस इज एक्टर फील्स मैं अपनी इमेज बार बार तोड़ता हूं. अबे तू नहीं तोड़ता है. माफ कीजिएगा, डिनेरो साहब भी मुझे डिनेरो ही नजर आते हैं, एक कहानी में अलग लगते हैं. ढांचा बदल सकता है. हम डिनेरो को ही देखने जाते हैं. जिस दिन प्रोस्थेटिक से मुझे डिनेरो नहीं दिखा या मुझे आयरिश मैन में वो स्पेशल इफेक्ट्स और वो सब से दिखा, आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन डिनेरो. आई वॉन्ट टू सी डिनेरो प्रेजेंट इन एवरी रोल. I want Nasiruddin Shah to
शाउट। अमिताभ बच्चन ने आवाज बदल दी अग्निपथ में, लोगों ने नहीं नकार दिया है, और वो ट्रूथ है। तो फिर आप जैसे एक्टर्स जो हर रोल में घुस जाते हैं, अलग बन जाते हैं, कभी डिलीवरी अलग हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है, आप कहां स्टैंड करते हो इकोसिस्टम में फिर? अगर ये एक थॉट प्रोसेस है जो वर्क करता है, जो मेन स्ट्रीम में हमेशा वर्क करता है मुझे लगता है, और हम लोग जहां पर है, मुझे लगता है कि मुझे जैसे एक इंटरेस्टिंग बात मैंने थिएटर करियर में पूछी थी, है ना, और अमूमन मुझे अभी एयरपोर्ट पे भी कल आया तो लोगों ने ये कहा कि दिल्ली से आ रहा था, रजाकार की पब्लिसिटी से आ रहा था, तो आपके रोल देखने बड़ा मजा आता है, आप जब आते हो ना स्क्रीन पे तो हमें ऐसा लगता है कुछ होने वाला है, कुछ अलग सा होगा। तो कुछ अलग के लिए वो मुझे जानते हैं। आपने वो एडवोकेट कैसा किया, वो एकदम आप ऐसे थे, दाढ़ी वाड़ी ऐसा लगा, गुंडा ही है, आप गुंडे ही है, अलग। इट्स नॉट फॉर द कैरेक्टर, माइंड यू। आई कैन से तो मैंने ना अभी निज़ाम में देखो बाल वाल काट के, मैंने नहीं, उनके लिए वो एनर्जी है। शायद मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे, पर वो एक वो ऐसा आदमी है ना, वो स्वदेश का, उसकी एनर्जी कमाल है यार। वो आ जाता है, उसको देखने मजा आता है। वो भट्ट साहब के सर में भी उनको देखा था यार, वो प्रहार में वो क्या कुछ अलग एनर्जी है यार उसकी, वो पागल है यार, एकदम पागल है, मजा है डूड ही। तो कई अपने अपने तरह से बात करते हैं, पर एक्साइटमेंट वही है। मैं आज भी देखता हूँ उनका, जब वो मुझे मिलते हैं दूर से, ऐसे मिलते हैं जैसे मुझे लगता है झड़प जाएंगे, है ना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वो लोग मुझे लड़की की तरह देखते हैं, मतलब क्या, they get excited. So I think that is the energy which they are talking about, not the character. जहां एक दूसरी बात है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है अबाउट जो आज के एक्टर्स है, या जनरली, आई मीन आई डोंट वांट टू मेक इट कि हमारे टाइम पे गोल्डन एरा था, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक दैट, बट इतना जरूर है कि लोग अगर अपने काम से पहले बार बार मिरर देखने लगे, मैंने अपने आवाज़ पे काम नहीं किया है, मैंने अपनी सोच पे काम नहीं किया है, और मैं बार बार मिरर देखने लगूं, सो देयर इज़ अ कैच सिचुएशन देयर दैट यू मे गेट कॉट इन योर रिफ्लेक्शन एंड यू मे स्टार्ट an affair with yourself, and this can become the romance, and you start enjoying this romance, and then you are far away from audience, from co-actor, from everybody. So your another tale, which is a personal romantic tale, has begun. And that's what happens. That's what is the scary part of being a star, I feel, is that your affair is with yourself. I think the moment that affair is broken, you know, तब वो लोग बोलते हैं, अरे मैंने ना आजकल फिल्म में, मुझे याद है एक नई चीज़ बोलते थे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, आई एम डूइंग दिस फिल्म विदाउट मेकअप। व्हाट डू यू मीन? व्हाट इज सो बिग अबाउट इट? There's nothing big about it. So what, that makeup was giving you some character or glamour? So you're saying that without makeup now you are de-glamorous. What do you mean by it? इतने superficial understanding रही है, because the affair is so strong with oneself. That affair needs to be true. मैंने याद, मुझे एक डायरेक्टर ने कहा था, throw that mirror away. करेक्ट है, मैं देख रहा हूं तुझे यार, मैं बता दूंगा तेरा चेहरा कहां डैप करना है, तू मत देख चेहरा बार बार। और चेहरे, खास करके कई एक्टर्स को आदत है वो मिरर में अपनी एक्सप्रेशन देख लेते हैं, और वो एक्सप्रेशन पकड़ के आ जाते हैं, और डायरेक्टर उसको सामने वाले को वो अलग तरीके से बोलना बोलता है, तो इसका एक्सप्रेशन यही रहता है, और वो गलत हो गया एक्सप्रेशन, क्योंकि यू आर रिहर्सिंग ऑन योर ओन। डोंट रिहर्स ऑन योर ओन। तो जब तक ये सेल्फ लव स्टोरी हटती नहीं है, द डे सेल्फ लव स्टोरी हट जाएगी, आई थिंक इट विल, दे विल बिकम पार्ट ऑफ। आपके साथ कभी हुआ है जब आप सेट में हो, आई एम नॉट गोना आस्क नेम्स, जब आपने देखा ये सेल्फ ऑब्सेशन ऑफ
द लीड हीरो या हीरोइन जिसने आपको अंदर ही अंदर अर्क किया, गुस्सा दिलवाया, अनरेस्ट करवाया? हाँ, कई बार खास करके नए लोग जो खामखा उनको ये भी नहीं पता कि एंगल कहाँ है, वो कौन सा क्या ठीक करा रहे हैं। ए मेरा जरा पीछे से देखना, अरे कैमरा सामने है, पीछे क्या देख, या पीछे कैमरा है, ओवर द शोल्डर कैमरा है, ए मेरा इधर टचअप कर ले, इधर कहाँ टचअप है, नहीं है भाई। No, I thought, what you thought? Don't think. First of all, actors should not think. There are so many departments which are helping you. I don't have to tell this cameraman when I'm standing, hey, zara main abhi khada rehne wala hu. He is operating, I know. He's watching me. He'll do it. तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? क्योंकि ऑब्वियसली आप ट्रू टू योर क्राफ्ट हो. It's very evident you don't chase money. I won't even ask you that question क्योंकि मैं जानता हूँ you don't chase money. Hopefully you don't chase fame, which is fine if you do that also. नहीं करते हो fame को नहीं chase. I'll tell you what, another realization in my life. बहुत मज़ेदार बात थी कि जब फिल्मों में काम करना था, थिएटर में काम कर रहा था, लोगों ने कहा कि अरे दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे। मैंने कहा यार सच बताऊँ मैं हमेशा पॉपुलर रहा। तो उन्होंने कहा मतलब क्या? मैंने कहा मैं मेरी सड़क पर था, मैं यंग था और बड़े लोगों के साथ क्रिकेट खेलता था, वो मुझे बुलाते थे। थोड़ा बड़ा हुआ तो और बाहर की टीम मुझे बुलाने लगी क्रिकेट खेलने के लिए। मैं जब माउंटेनियरिंग किया तब मुझे बुलाते थे। मैंने जब एक्टिंग शुरू की तो मुझे सिर्फ मराठी में नहीं, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू सारी भाषाओं के लोग बुलाते थे एक्टिंग करने। मुझे लगता है कॉलेज में तो मैं बहुत जल्दी मुझे बेस्ट ड्रामेटिस्ट का अवार्ड मिल गया था। तो पॉपुलर में हमेशा था। तो अब उस पॉपुलर बनने के लिए थोड़ी ना काम करना चाहिए। दैट रियलाइजेशन हेल्प्ड मी कि देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉपुलैरिटी, देयर इज समथिंग कॉल्ड यू वांटिंग टू डू समथिंग। मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने एक स्टेटमेंट कही है, आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ सुपरस्टार, आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। ये आपने बहुत सालों पहले कही थी। I think, but still that must be, it's a very young amateur statement, I guess, because you don't become superstar. Audience makes you one. Audience, you don't. जी. It's like somebody saying that I make great films. You don't make great films. Great films happen on their own. You make films. ये मैंने सुना, जितने भी लेजेंडरी डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने एपिक फिल्में बनाई, उनसे आप पूछो कि कैसे बनी, वो बोलेंगे मुझे खुद नहीं मालूम था कि कैसे बनी है। हाँ, मतलब रामू हमेशा कहता, मतलब रामू की सत्या बनी, सत्या, I mean he says it, that's his line in fact, कि I just spoke to him that you don't make great films. I mean great films happen to you. And Satya bani, otherwise he would have made another Satya, right? Though his company was as good, I feel. But as an actor, I would say I was never in the competition of becoming even a star, and not that I ever looked down upon stars or the superstarhood which people carry. I just knew one thing, that आप मेकअप वैन में हो, वैन से जब आप सेट पे जाते हो, आप जो भी वैन में हो, जो भी आपको नाम मकरंद इज वॉकिंग, जैसे वॉकी टॉकी बोलना शुरू कर देते, या इज वॉकिंग, या इज हेडिंग, वो सब बांधना शुरू कर देते, वो ठीक है। बाय द टाइम आप फ्लोर पे चले जाते हो, आपने फकीर हो जाना चाहिए। मतलब यू आर रेडी नाउ टू जस्ट गिव। आपको लुटाना आना चाहिए। वो कहते हैं ना इनिबिशंस नहीं है। इनिबिशंस का मतलब क्या है? अभी आप अपने पास कुछ रख रहे हो, कुछ रखो मत। जिस दिन लुटाना सीख जाओगे उस दिन इनिबिशंस हट जाएगी। लोग अभी भी कहते हैं ना, वो मुझे आज भी नहीं समझ में आता, यार मेरा ना लेफ्ट प्रोफाइल लेना तू। इंटरव्यू में भी बोलते हैं लोग, ये अभी खत्म हो गया, बोलते कि ये एंगल नहीं, मैं वहां बैठूं, आप यहाँ आ जाओ, ये सब बोलते। तो मेरा है, क्योंकि उनसे किसी ने कहा है कि आपका वो लेफ्ट करेक्ट है, और वो हो सकता है कोई कैमरामैन हो या कोई अजीज या कोई तो बड़ा आदमी हो जिसने कह दिया हो, या आपकी जो भी है,
जिसने कहा हु मैटर्स टू यू मस्ट हैव सेड एंड यू स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट कि ये सुपरस्टिशन भी हो सकता है। दो चीज़ें हो सकती है, एक्टर सुपरस्टिशियस ही होता है जैसे स्पोर्ट्समैन भी होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर उससे आप हट जाओ, क्योंकि 360 डिग्री 3 डायमेंशन में जब है तो आप क्या कह रहे हो, मेरा लेफ्ट अच्छा है राइट अच्छा है, लेफ्ट कुछ और कह रहा है राइट और कुछ कह रहा है। आप ये कह सकते हो कि मेरा फेस इस तरफ से कुछ और कहता है, इस तरफ से कुछ और कहता है। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, दैट इज रामू, मैं भी उनसे 3 दिन पहले बात कर रहा था। मैंने उनको बुलाया यहाँ पे, वो आने वाले, उन्होंने कहा Wow. मैं जल्दी आ रहा हूँ। फैंटास्टिक मैन। बट ये टर्मिनोलॉजीज आप देखोगे ऑनलाइन, पीपल फॉरगेट टर्मिनोलॉजीज, ह्यूमन बीइंग्स आपस में, डायरेक्टर्स आपस में, रामू हैज लॉस्ट हिज टच। जो टच था वो चला गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बौखला चुके हैं, उनको समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ रामू, अ पर्सन जिन्होंने अपने समय से आगे फिल्में दी। हीरो जो थे वो एंटी हीरो को कास्ट करते थे। एक टिपिकल लुक था ना हीरोज का, ऐसे यहां पे वर्सोवा टेलीफोन एक्सचेंज के सामने जो लोग मेरे जैसे दिखते थे वो सब पहुंच जाते थे वहां पे। ऑफ कोर्स कंपनी यस, कि रामू हमको कास्ट करेगा, हम जैसे लोग। करेक्ट। ही ब्रोक एवरी रूल। आई स्टिल रिमेंबर जंगल की शूट की हमने तब, राजपाल यादव, विजयराज, ये नए लोग थे। मतलब मैं मिला था, मैं रामू को उससे पहले से जानता था 93 से। तो हम लोग फरदीन के बंगले पे हम लोग एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे और कुछ घंटों बाद राजपाल, हम लोग ऐसे ही बैठे थे एंड रामू के साथ एनी डिस्कशन वाज ऑलवेज ग्रेट, यू नो, बिकॉज in fact Ramu once had said, Matt, do you really think that if we need to talk, we need to have a drink? That's correct, but do we need to go to any 5-star or anything? We can just sit anywhere and talk. And that is how we used to talk, you know. तो अचानक से राजपाल आए and राजपाल ने से कहा कि sure sir, so I think he was almost like that, if I'm not wrong, I still. And Ramu was here and he just said that, you man, maybe words are not the same, but sir, मुझे लेके फिल्म बनाना, मैं हीरो, मैं करूँगा। और हम लोग थे कि ऐसा क्या बोल रहे हैं, हीरो, मेन रोल, प्रोटैगनिस्ट। But we liked his energy and Ramu was praising him. And you will not believe, Ramu made film with him. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता। लीड। Not that just it is just that Ramu believed कि आप मुझे बोलो। I remember many a times he told me that, you know, कि in fact we had such a कि तू फिल्म बना। मुझे याद है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि कंपनी का फाइनल रील मिक्स हो रहा था राजकमल स्टूडियो में और मैं कंपनी में था भी नहीं, मेरा से एक वॉइस ओवर रखा है, पर रामू और मेरा जो भी एसोसिएशन हो वो कुछ ना कुछ हिट हो जाता था। बाय दिस माय वॉइस ओवर आल्सो गॉट मी लॉट ऑफ वर्क। एड्स में भी मैं बहुत आपकी आवाजें सुनता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट, बट बिकॉज ऑफ द वॉइस ओवर ऑफ द कॉपीराइटर्स रिमेंबर माय वॉइस ओवर, दे यूज्ड टू से माय वॉइस ओवर। आई डोंट नो व्हाट वाज इन दैट, बट जो भी था तो मिक्स कर रहा था। रामू को मैंने आइडिया एक बताई थी एंड ही सेड कम ऑन। फिर 7 बजे तक हम लोग जगह ही थे और एंड यू आर नाउ डायरेक्टिंग दिस फिल्म, ओके। वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था कि मेक दिस मेक अ फिल्म। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। दैट वाज द फिल्म विच ही प्रोड्यूस्ड एंड अंतरा को मैंने नरेट भी कर दिया कि सब कुछ। एंड शी सेड यस आई एम ऑन एंड दिस। एंड देन मैं पता नहीं क्यों गोरेगांव गया था, फिल्मिस्तान स्टूडियो, रामू बैठा, मेरे पास मारुति 800 थी, मैं चला रहा था, रामू आगे बैठा और हम लोग आ रहे थे। फिर उसको आई थिंक आई वाज सपोज टू ड्रॉप हिम टू अजय देवगन्स हाउस और समथिंग समवेयर। तो मैंने उससे कहा, यार रामू, यू नो, आई विल मेक दिस फिल्म, बट यार तू 6 महीने अब मुझे पूछना मत क्या गेटअप किसका है, क्या है, लेट मी डू। गाड़ी चलती रही, एक साइलेंस गया। बिफोर गेटिंग डाउन रामू सेड ब्यूटिफुल थिंग। He said, Mac, you see in my film,
you know, there will be not interference. He said, I will definitely want to know what's happening in the film. You know, that's how I make my films. You know. ऐसे बात भी करते हो? So that's how I make my films, you know. And I don't want to lose you as a friend, ever. I value that more. And it was evident. And I didn't do the film. Didn't direct the film. But वो line इतनी बड़ी थी. I don't want to lose you as a friend. तू डायरेक्ट करेगा ना, हो सकता है हम लोग दोनों में कुछ ये हुई, और तू जैसे आ रहा है, मतलब तू ओपनली नहीं आ रहा है, तू तो कह रहा है कि मुझे पूरा फ्रीडम दो, पूरा, तो वो तो नहीं होगा. वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यू नो दैट इज व्हाई वी आर स्टिल टुडे. आई मीन कल ही बात हुई उससे, कल या परसों, हमारी अभी भी बात होती है. एंड इज दैट अब बात करना अबाउट रामू लूजिंग इट. आई थिंक रामू एज अ पर्सन, he lives as, again, people feel that he lives films. Of course he lives films, but I think he lives his life also, which is, he's far more, according to me, updated about current affairs. He can talk to you about war more than maybe any news channel. And authentic. He can talk to you about, if not really, but about Salman Rushdie's last book. He can talk to you about Coppola's last film. He can talk to you about current affairs. Coming back to my question again, कि ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को कि रामू अपना जो मैजिक था, जो करते थे हर फिल्म के साथ, वो रिक्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे? Why are his films not working? आपके अनुसार क्या है? क्योंकि आप उनको एज अ ह्यूमन बीइंग समझते हैं, एज अ डायरेक्टर समझते हैं. I think he's one of the most, I'm not talking of intellectual meaning what knowledge you have and then you, but intelligence. He is one of the person who can receive it fantastically. I mean, तो ऐसा आदमी आज भी is that sharp. I think as a person, he was a rebel, and I always say that he's a compulsive rebel. ये वो शेर है जिसे जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने इर्द गिर्द जंगल खुद ही बना लेता है घूमने के लिए, दहाड़ने के लिए. तो क्या हो जाता है कि आप राम गोपाल वर्मा हो, लेकिन आपके जो साथ में लोग हैं, क्या वो कौन से वृक्ष है? क्या वो जंगल की तरह घने वृक्ष है कि नहीं है? या उनमें उतनी ताकत ही नहीं है कि हल्की हवा आ गई वो गिर गए, और आपको जो घना जंगल लगा था वो घना है ही नहीं. मुझे लगता है कि रामू, फिल्म मेकिंग इज अबाउट अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग टिल द लास्ट marketing, and I think he knows it all. But is he ready to have people who, maybe the choosing of people in his life and not the conveniences of his life? See, sometimes what happens, सत्या भी तो वैसे ही बनी थी. मुझे आज भी याद है दौड़ का लास्ट रील, रहमान had come for the first time. वो भी एक न्यूज़ थी कि रहमान मद्रास के बाहर आकर कहीं मिक्स कर रहा है, एंड एम्पायर स्टूडियो इट वॉज मिक्सिंग चल रही है, एंड रामू had called me. तो मेरे पास तब स्कूटर था, बजाज से तक वो लेके मैं पहुंच गया था, एंड बारिश हल्की सी हो रही थी, पैरपेट के नीचे से रामू आया, एंड रामू said that, you know, I'm making this, I want to make this film. उन्होंने मुझे सत्या की स्टोरी बताई थी, एंड ही सेड I want to make this with absolute, you want all theatre actors basically. मुझे यार ये करनी है, and I just felt it's so wonderful that कि तभी लोग जुड़ते गए और सत्या फिल्म बनी. आज भी वो कई बार वैसी बनाना चाहता है, पर क्या वो लोग जुड़ते हैं? ऐसा नहीं कि आज उसकी एनर्जी कम है, आज भी मेहनत उतनी करता वो. अब उतना ही जुनून है, उतना ही जुनून है, इंटेलिजेंस उतना ही है. अब क्वेश्चन ये है यार, ये हमेशा हुआ है, किसी दशक में कुछ लोग इकट्ठे आते साथ में और कुछ चीजें बन जाती.
मुझे लगता है, अच्छा एक सत्यान ये रामू ने कितना मतलब टू मच भूत कौन, मतलब यू नेम इट, टू शूल टू यू नो सरकार, टू यू जस्ट नेम so many different genres he's made. I think maybe if I have to tell him, I would tell him that कि make space for talent. Don't be happy with your comfort and convenience. उसका डिस्कम्फर्ट भी वो चूज करता है, उसका पेन भी वो चूज करता है, तब वो अलाउ करता है पेन को। इतना कंट्रोल नहीं हो सकता। अब मुझे लग रहा है कि अच्छा क्या है, मुझे लगता है कि रामू वो भी है कि अगर लंबा जिंदा रहा तो फिर से एक कमाल की फिल्म बनाने वाला है, बिकॉज इट्स सर्कुलर है लाइफ। उसके बीच मर गया तो बात अलग है। लोग जितना भी बोलना है बोले चले, वो अंदर गया, वो आएगा, कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता, ऐसा कभी नहीं होता। वो वेस्ट इंडियन फिलॉसफी है बहुत अच्छी क्रिकेट की। उनसे पूछा गया था कि उनके जो पुराने क्रिकेटर्स उनको क्यों खिलाया करते थे। मैं कभी क्रिकेटर था इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि क्यों खिलाया करते थे। तो उनके बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी थी कि वंस अ जीनियस इज ऑलवेज अ जीनियस, वंस अ जीनियस। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, अरे तुक्का लग गया। नहीं, तुक्का नहीं लगता। अगर जीनियस आपने कुछ बना लिया है तो वो ऐसे ही नहीं बना है। तो मुझे लगता है कि रामू अगर जिंदा रहा, अगले 3-4-5 साल अगर जिंदा रहा, आप फिर से कमाल की फिल्म देखोगे आप। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर which is angar.store। यहां पर क्लिक करिए। लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। फेलियर्स, वो कौन से फेलियर्स हैं आपकी लाइफ में जिसको वो वाकई में आपको यहां लगा, यहां पे कौन से थे? मुझे असल में फेलियर ने फायदा दिया। मैंने एक फिल्म बनाई थी दानव, क्योंकि मैं नाटक कर करके परेशान हो गया था अपने आप से कि यार हर 3 महीने में तू नया नाटक लिखता है, कर रहा है, कुछ वही प्रोसेस है, वही। हाँ ठीक है, नए एक्टर्स आते हैं, व्हाटएवर। मैंने कहा, ऐसे ही पूछा था मौसम कौन सा है, तो बोले बसंत ऋतु है। मैंने कहा ऋतु बसंत है, चलो यार ढूंढते हैं आम, बोरी, चलो यार देखते हैं कहाँ है आम के बाग। किसी ने कहा मेरे आम के बाग है, तो मैं चला गया नासिक के उस तरफ। तो मैंने कहा यार ये तो बाग बनने में भी टाइम है, तो वो किसका है बाग? तो बोले किसी का है, ढूंढ लेते हैं। मैंने कहा चलो फिल्म बनाते हैं, मेरे पास इतने इतने पैसे हैं, फिल्म बनाते हैं। मेरा वो स्टोरी है प्ले का, उसको बनाते हैं। बोले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। रॉबिन भट्ट बिजी थे, जावेद सिद्दीकी साहब, सब मेरे परिचित थे, आकाश खुराना, तो सब लोग बिजी थे। मैंने कहा चलो फिर खुद ही लिखना पड़ेगा। बोल रहा है तो मैं अपने 1 सीन 2 सीन लिखा, मैंने लोगों को सुनाया, क्या लगता है ये? तो बोले ये सीन तो पता नहीं पर अच्छा साउंड हो रहा है, फिल्म का है कि नहीं मालूम नहीं। मैंने कहा चलो साउंड अच्छा हो रहा है, चलो। एक बस लिया, जो भी एक्टर आना चाहते हैं, मैंने कहा इस बस में बैठ जाओ। तो लोगों ने पूछा बस जा कहाँ रही है? मैंने कहा शूटिंग के लिए जा रही है। सोनाली के सेक्रेटरी से फ़ोन किया, मैंने कहा 5 दिन की डेट चाहिए। तो उसने कहा 5 दिन में फिल्म कैसे बनेगी? मैंने कहा किसने बनानी है? मैंने कहा मुझे शुरू करनी है। मतलब मैंने कहा इतना पैसा है मेरे पास, 5 दिन का शूट कर सके। तो बैठे लोग, तो एक एक्टर आ रहे थे, हम हबीब तनवीर साहब के एक्टर हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैंने कहा जाइए बस में बैठिए। तो बस कहाँ जा रही है? आप बैठिए तो सही, देखते हैं। अब वो बस गई, जो भी है शूटिंग की मैंने 4 दिन की। फिर और पैसे आए, मेरे बड़े भाई ने कुछ पैसे भेजे, एक आकाशदीप मेरा मित्र है, उसने पैसे का इंतज़ाम किया, और वो 14 दिन की शूटिंग की या 11 दिन की। लौटा, वो फिल्म एक बसंत ऋतु में कंप्लीट होने वाली थी, पैसे ख़त्म हुए तो दूसरे बसंत में जाना पड़ा, कंप्लीट की।
फिल्म जब दिखाई गई किसी को तो श्रृंगार फिल्म्स वाले थे, उन्होंने कहा कि श्याम श्रॉफ, श्रवण श्रॉफ, श्याम श्रॉफ साहब सीनियर थे, बहुत अच्छे थे, डिम्पल थिएटर तब। तो उन्होंने देखी फिल्म और उन्होंने कहा या तो आप मूर्ख हैं या जीनियस हैं, ये फिल्म कभी रिलीज नहीं होगी। मैं तो तुम्हें पता फकीर था नहीं, पर फकीर हो गया था, पैसे भी खर्च हो चाहिए सब। मैंने कहा बंद कर दो, ये कैंस बंद करके रख दिए। फिर मैंने सोचा एक काम करते यार, अपनी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही, कुछ ऐसा करते जो समझे। मैंने एक नाटक लिखा सर सर सरला, प्रेम, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप का उस टाइम पे 5 बंद हो पड़ी थी। मैंने कहा गुस्सा निकालना है, क्योंकि वो मेरा एक्टर रहा है, 93 में वो मेरा एक्टर था, उसने मेरे साथ पहले 2 नाटक कर चुका था। मैंने कहा गुस्सा निकालना है अनुराग, तो कहता क्या कह रहे हैं। मैंने कहा देख कैसा रोल है, आ जा। और उसने कमाल, मतलब आई स्टिल रिमेंबर पीपल स्पीकिंग कि उनको पता नहीं था कि लिखा हुआ अच्छा है या एक्टर ने कमाल काम किया, इतना कमाल काम किया उसने। और वो नाटक हिट हो गया और मेरी समझ में आ गया कि जब भी मुझे आपने जो पूछा ना कि दानव या तो आप मूर्ख है या तो आप जीनियस है, मैंने कहा कोई बात नहीं यार। उस चक्कर में मैंने सर सर सरला, जो नाटक आज भी चल रहा है, अनुराग अब बड़ा हो गया, सोनाली कुलकर्णी बड़े हो गए, सब लोग बड़े हो गए, अब नई कास्ट आ गई, वो नाटक नहीं हिला है। वो नाटक आज भी चल रहा है। कितने साल, 2001 में किया था, 2024 है, 23 साल। बीच में मराठी में किया, मराठी में भी है, गुजराती में प्रतीक गांधी ने किया। वो नाटक नहीं हिल रहा है, नाटक है। वो किसकी वजह से हुआ? ऐसी गहरी चोट हुई कि तुम मूर्ख है। मैंने कहा सुपर्ब। मैंने हमेशा जीवन में, जैसे कई ट्रॉमाज होते हैं ना, आपकी माँ गुजर जाती है, पिताजी गुजर जाते हैं, जिंदगी के कुछ ऐसे होते जो मैंने कोई भी मेरा पेन, हमेशा मैंने उसको पॉजिटिवली लेना करेक्ट नहीं है उसका, मैंने उसको आने दिया और उससे जो तीव्रता निकली, उससे मैंने फिल्म बनाई या नाटक बनाया। और वो नाटक, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं मेरे नाटक से दूर क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो मेरे लिए जीवन भी है। कमर्शियल सेंस में, फॉर एग्जाम्पल लाइगर, विजय देवरकोंडा, आप भी थे उस फिल्म में। लोग कह रहे थे यार विजय देवरकोंडा का सबसे बड़ा फिल्म, वो नहीं चली और बुरी तरह पिटी थी। ये चीजों से आप अफेक्ट होते हो? मेरा सीन हिट था, वो जो ओपनिंग एक ही सीन के लिए था। मैं पूरी जगन अगेन, आई रियली लव दैट डायरेक्टर who really has a sense of humor to his villains also, man. I mean, his writing is really one of its kind. I think he's really the unique writer I have seen on celluloid, who can create humor with his villains and without making them a laughing stock. And he created that character for me, which had a, complete, that Banarasi guy who's talking to somebody who's, trying to extract money, पर है बाद में डरपोक है। और वो एक सीक्वेंस था पूरा। मुझे बुरा लगा कि वो फिल्म फ्लॉप हुई, बिकॉज आई नो पूरी एंड ये, पर मेरा सीक्वेंस लिटरली आई गॉट वर्क। मैंने पूरी सर को बोला, मैंने कहा सॉरी आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन मुझे रोल मिल रहा है, मुझे ऑफर हो रहा है कि सूर्या के साथ फिल्म है, आप वैसा ही और एक सीन करोगे, 2 सीन करोगे क्या, वैसे ही किस्म के रोल करोगे क्या। तो मुझे लगा कि सच बताऊं, मुझे नहीं लगता वो भट्ट साहब ने एक बात कही थी कमाल की, देखो दैट्स कॉल्ड विजडम। मैंने भट्ट साहब के साथ काम किया था। भट्ट साहब ने भी रिक्शा मेरी रोकी थी गाड़ी से, ऐसे हाईवे पे, आज भी याद है, मैं एसएल जा रहा था और उन्होंने कहा यू आर एक्टिंग इन माई फिल्म, ऐसा करके मैं सर में काम किया था। बहुत मज़ेदार था वो किस्सा। फिर मैंने आगे सर होने के बाद मैंने कहा सर मैंने फिल्म की, आप देखिए मैंने अच्छा काम किया। तो उसने कहा मास्टर मकरन, एक बार ऑडियंस ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम कैसा भी काम करो। एंड दैट वाज सच अ लाइन, कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया आपको। स्टारडम इज व्हाट दे एक्सेप्टिंग यू।
तू मत बोल मेरे फैंस है। मतलब मुझे हमेशा से ये लगता है कि नेवर, मुझे बड़ा अजीब लगता है मेरे फैंस। आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड फैन, दे नो यू। फैन वो होता है जो आपके लिए आपकी फ्लॉप फिल्म भी जाके देखता है। हिट फिल्म देखने वाले फैंस नहीं है, हिट फिल्म वाले दर्शक हैं, जिनको आपसे एक्सपेक्टेड एंटरटेनमेंट है। जिनको एक्सपेक्टेशन नहीं होता वो फैन होता है। मुझे अरशद वारसी ने ही कहा था, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड करेक्ट हिम इफ ही इज रॉन्ग, आपको सर्किट का रोल मिला था और आपने ना कह दिया। हाँ यार, क्यों? नहीं, उसका तो अलग किस्सा था। वो क्या हुआ कि मुझे बुलाया था राजू ने, एंड इनफैक्ट उसके सीन्स पे मैंने काम भी किया था, मुझे याद है। हो सकता है उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशंस भी मेरे जुड़े हुए हो, और एक गाना भी रिकॉर्ड हुआ था जिसमें मेरी आवाज़ थी। अनु मलिक साहब का म्यूज़िक था, और मुझे याद है विधु विनोद जी अंदर बैठे थे और उन्होंने ओके किया था मेरा सिंगिंग। कुछ उसमें था सेक्शन, पहले शाहरुख करने वाले थे मुन्ना भाई, तब शाहरुख, मैं, फिर शाहरुख को मेरे ख्याल से शोल्डर इंजरी या समथिंग हैपेंड, देन संजू केम इन, and then I was still doing it. And then when the dates came, see, I used to be always afraid when somebody would give me dates and they asked me for 56 days. And it was really wrong on my part because, and then I was thinking of making a film also. और मुझे मेरे लाइफ में मुझे इतना ही पता है कि मेरा टाइम ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा है, नॉट सामने कौन मुझे क्या बढ़ा दे रहा है, उससे मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी क्वेश्चन ही नहीं था ऑफ पॉपुलैरिटी, फेम, मनी। तो आपने नंबर ऑफ डेज की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा थे और उस टाइम मेरा दूसरा काम होने वाला था, तो उस चक्कर में पता नहीं यहाँ, बट ऑलवेज इट हैज बीन नंबर ऑफ डेज फॉर मी। अगर मुझे बहुत सारे दिन किसी ने मांग लिए ना, तो बिल्कुल पहले तो नो ही आता है, क्योंकि मुझे हमेशा लगान, आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज आई वॉज अ क्रिकेटर, तो मैंने तो लगान की, आशु मेरा इतना रिश्ता है कि उसका फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने सुना हुआ है। मेरी रिहर्सल रूम में आशु ने आके नरेट किया था मुझे, और तब से मतलब आई नो लगान, एंड इट वाज अ नॉवेल सब्जेक्ट, एंड इट वाज टू मच, यू नो। तो जब वो फाइनल ड्राफ्ट बनी, फिल्म बनी, तब आशु ने कहा, तो मैंने कहा यार 6 महीने नहीं दे पाऊँगा मैं। फिर आमिर ने मुझे घर पर बुलाया था कि ऐसे कैसे कह सकता है, मेरा होम प्रोडक्शन है, फर्स्ट फिल्म है और क्रिकेट है, और तू क्रिकेटर हो गए तो ना बोल रहा है इस फिल्म को। मैंने कहा ना नहीं कह रहा हूँ, 6 महीने नहीं दे पाऊँगा मैं। और आशु का क्लियर था, मुझे 6 महीने चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता कि तू जब भी आएगा। 2 आइकॉनिक फिल्म्स जो लिटरली इंडियन सिनेमा वाला ये है, एंड लिटरली मुझे आशु ने कहा था कि यू चूज कौन सा कैरेक्टर करेगा। आप रिग्रेट करते हो ये दोनों फिल्में रिफ्यूज करने के बाद? नहीं, सच्चे दिल से, सच्चे। इतने साल के बाद जब लोग बात करते हैं मुन्ना भाई, सर्किट, लगान, आपको कभी थोड़ा पिंच भी नहीं होता है? नहीं होता, बिकॉज मुझे याद है लगान जब नॉमिनेट हुई, मैं अपना संक्रांत, मकर संक्रांत में मैं पतंग उड़ाता, एक मेरा रिचुअल था। तो मेरे थिएटर ग्रुप के सभी लोग मेरे परिचित, उस दिन हम लोग वीज टू फ्लाई काइट्स, म्यूजिक, और छोटे बच्चे जो सोसाइटीज़ के होते थे वो आते थे, मामा 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 काय पोचे, तो आई यूज्ड टू कट इट एंड यूज्ड टू गेट द बेस्ट मांजा एंड एवरीथिंग। वी वर वेरी गुड काइट फ्लायर्स, एंड देन आफ्टर सनसेट वी वुड फ्लाई द कंदिल, द लैंटर्न व्हिच शुड गो। तो लगान के नॉमिनेशन के लिए मुझे याद है हमने 21 कंदिल भेजे थे, 21 तोपों की सलामी कहते हैं हमने, जैसे गुड विशेस फॉर, क्योंकि उसके बाद था मेरे ख्याल से, पता नहीं, जनवरी 14 जैन को भी सेंट इट। तभी भी मुझे किसी ने पूछा था कि डोंट यू फील यू बी पार्ट ऑफ इट? आई सेड नो, दिस इज प्योर जॉय दैट, यू नो, बिकॉज यू फील दैट, यू नो, रिग्रेट, लोग कहते हैं कुछ थियोरीज तो इतनी अच्छी है कि रिग्रेट ना हो तो फिर आपने जीवन नहीं जिया हो, पर मुझे लगता है रिग्रेट तो इस परिणाम के बाद कहा जाने वाला चीज़ है। तो परिणाम के बाद तो कोई उसका कोई मतलब ही नहीं है, मुझे लगता है। आपने तब ना कहा था, तब आपका रीज़न सही था कि नहीं? तब मेरा रीज़न ये होता कि मैंने पैसों के लिए ना कहा, तो रीज़न गलत है। मतलब तब पैसों की ज़रूरत हो तो बात अलग है,
ईगो में उसको तुमने ज़्यादा पैसे दे दिए, मुझे इतने कम दे रहे हो, इसलिए मैंने ना कहा, तो रीज़न गलत हो गया। जैसे एक फिल्म थी बहुत बड़े डायरेक्टर की, और मैं चाह रहा था करूं, और बहुत बड़ा हीरो भी था, और पैसों की बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि इतने इतने पैसे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे इतनी इतनी चाहिए। तो कहते हैं नहीं नहीं, क्या है, सब एक्शन बहुत है ना, तो सब बजट एक्शन के लिए जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप एक्शन के लिए एक्टर ले लो। मैं निकल गया। एक्टर के लिए बजट नहीं है तो क्या मतलब है? मतलब एक हीरो के लिए बजट है और दूसरा एक्शन के लिए बजट है, और फिर कैरेक्टर एक्टर के लिए। फिर मैं निकल गया। मुझे हमेशा लगा था कि उन दिनों की बात है, मुझे ऐसा लगता था कि वैल्यू ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ द पर्सन इज लेस. There is certain thing about stardom and it ends there. The studio system came in, nothing changed. The studio system only got the stars bigger in terms of the vertical skyline, as we call it, that they made them bigger in terms of कि इतने पैसे और खड़े कर दिए, उसके ऊपर उनको खड़ा कर दिया. So रेस्ट लोगों के पैसे उतने नहीं बढ़े उस मुकाबले में. मतलब सो नथिंग चेंज्ड. सो मुझे वो हमेशा लगता था कि, और मैं वैसे भी संतुष्टि मेरी हमेशा रही है, मुझे लगता था कि मेरा तो आजकल ये रियलाइजेशन हो गया कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए बहुत दूर भी नहीं जाता. मैं अपना एक मैट खोल देता हूँ और मुझे ऐसा लगता है इसी में मेरे एक्सरसाइज भी हो सकते हैं. तो क्या ऐसा चाहिए मुझे जिसके लिए मैं इतनी जिद्दोजहद करूँ, किसी को कुछ बोलूँ? तो वो रियलाइजेशन है एक्चुअली, नथिंग मच. जब आप जैसे लोग अच्छा काम करते हैं और फिल्म में सीन्स एडिट हो जाते हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जूनियर एनटीआर और आपका RRR में, यस 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 यस, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? बुरा लगता है, बुरा लगता है, क्योंकि आप वो भी बहुत अच्छा है कि मुझे फ़ोन आया था कि राजमौली सर के यहाँ से बात करना है एंड वी आर इंटरेस्टेड, ही वांट्स टू मीट यू एंड वी आर सेंडिंग यू टिकट. दे सेंट मी टिकट, आई वेंट देयर. रामचरण के ऑफिस से फोन आया था ना? No, Ramcharan was sitting there. Ramcharan was sitting there. And Ramcharan was sitting there because he was a Satya fan. Satya, तो Satya के सारे actors, so Satya के actor आ रहे हैं. More, I think so. Because he mentioned Satya and maybe Swadeshi mentioned. And so he was really sitting there to meet me. And I was so happy when somebody says that, and who's a star himself, superstar. एंड मेरे बाल कटे हुए थे, मैं कुछ कर रहा था, मूंछ भी हटाई हुई थी, तो वहाँ पर ऑफिस के सब लोग मुझे ऐसे ही देख रहे थे. तो मैं राजमौली सर के सामने बैठा, मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक, बट लुकिंग एट द रिएक्शंस ऑफ एवरीबॉडी, आई थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग अनदर लुक एंड माय हेयर इज नॉट देयर एंड दिस एंड दैट. एंड दैट टाइम राजमौली सर सेड वंडरफुल थिंग, एंड ही सेड, बट आई हैव कास्ट यू, आई वांट टू कास्ट यू एज एन एक्टर, आई वांट यू द एक्टर from Satya, from Swadesh. I don't want your hair. That we can fix it. And that felt so good, And in fact, पहले जो दिन थे उसमें शूटिंग करने में बड़ा मजा आया. Used to give the scenes. A fantastic director. Scene explain करना, उनका sense of drama, understanding, beautiful. And in fact, one of the time when we were, वो जो कट गया, जो past, वो हम लोग उनके ऑफिस में पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के करने वाले थे. He took me around his garden, जहाँ वो घूमते रहते, वो लिखते कभी भी ये घूमते घूमते ही, he never sits at one place. तो वो बता रहे थे ये वो, and then we spoke about, again there was interesting conversation happened between me about talking about. तो एक रामू की कमाल की बात है, मैं किसी से भी बात करता हूँ, मनी सर के साथ भी काम की, मनी रत्नम, बात रामू की होती है. It's such a, because Ramu is such a common thing to all of them. And he said Ramu is too intelligent to go wrong, It's a very interesting thing what he said. And then he said about filmmaking was interesting, that what he said was, Makarand, I cast you, or when I cast for a role, small role, anybody, or even my cameraman, I want masters of that craft. Because I'm not a master,
I know everything, but I'm not a master. It's such an interesting thing to say that I need talent to make a good product. I think that makes him different. And then when your portion gets edited, you respect him because he knows his film. But I regret it because few days I couldn't give him. Because वो dates कई बार cancel हुई because of rain, storm, और तभी मैं नाटक, you know that, तो मेरे dates होते थे तो मैं नहीं देता था. तो मुझे तभी एक लगा कि अरे वो scenes में मैं हो सकता था, अरे ये scene में मैं हो सकता था, अरे मैं गया नहीं. तो I have to actually, ये सीन कट जाना, अभी जैसे अभी वो फिल्म आई नहीं है यहाँ पर मंकी मैन कि जिसकी प्रीमियर के लिए मुझे बुलाया, वहाँ पर मैं कैलिफोर्निया गया, तो उसके पहले देव सेड आई वांट टू हैव अ वर्ड विथ यू, एंड आई सेड व्हाट इज इट. तो तब तक वो प्रोड्यूसर ने मुझे बता दिया, आई वाज जस्ट वांट टू टेल यू you know, that's the scene which I loved the most, and you know that was the scene which I had to just edit it for some reasons, for, you understand, some political something. And he just mumbled, and I just kept on looking at him, and I said, Dave, wasn't that scene the philosophy of the film? Yeah man, but you'll still like your role. I'm telling you, I'm sorry, but when I saw the film, I said, okay, no problem. But I know what is that scene. वो सीन रहता तो क्या मजा आ जाता. एक एक्टर को होता है ना कि और थोड़ा मिल जाता है, लेकिन वो सीन में ताकत क्या है, जैसे बोलते हैं जो देखा ही नहीं उसका ऑडियंस को क्या, ऑडियंस बोले हाउ डज इट मैटर, पर एक्टर के लिए मैटर करता है. ऑल्सो ये बेसिकली रूह थी फिल्म की, ऐसा मुझे लग रहा है. नॉट नेसेसरीली उसको लगे, क्योंकि उसकी फिल्म ऑलरेडी हिट है, क्रिटिकली एक्लेम्ड है, एवरीबडी इज रेविंग अबाउट द फिल्म. I mean, they're talking about it, might be Oscar, मतलब it's running in the race. They're saying it is like the Satya there, कि क्या आप अपने आप को द यंगर मकरंद देशपांडे देखते हो देव के अंदर? देव के अंदर, Dev is, I think, far more focused, far more ambitious. I was never ambitious, never in my life. No ambition has ever touched me. That, when I remember in '93, somebody asked me, we want to print your book as a play. And I said, it's too early, let me do some more years. And then maybe I'll be a playwright. And they didn't understand. I said, it takes time to become something. और मेरा एक सिंपल फिलॉसफी भी है. महाभारत बहुत लंबी है, उसमें भी एक गीता लिखी गई है 18 अध्याय, और उसके बाद भी गीता का सार आपको बताते. तो भैया जीवन बहुत जीना पड़ता है और थोड़ा सा सार मिलता है. आपने कहा है कि बॉलीवुड मेंटल इलनेस को सही तरीके से डिपिक्ट नहीं करता. इज दैट ट्रू? एज स्टोरीज इन द फिल्म्स, एज स्टोरीज, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट्स द काइंड ऑफ फिल्म्स वी डू. वी आर इन अ हरी, वी मेक प्रोजेक्ट्स. एक एक्टर जो नाम वाला है उससे कहते हैं हम आपको एक्टर बनाना चाहते हैं, नेशनल अवार्ड दिलाएंगे, तो आप वो इसलिए रोल करता है क्योंकि उसको नेशनल अवार्ड मिले, तो वो उतना ही काम करता है जितना एज ए स्टार करता है. मे भी डायरेक्टर ने थोड़ा और काम कर लिया, पर वो उतना काम तो होता ही नहीं है जो स्क्रिप्ट में हुआ है, या स्क्रिप्ट में भी नहीं हुआ है, क्योंकि इट हैज़ टू सूट हिम. सो मुझे लगता है कि मे बी द होल जो एक साइकी है दैट नीड्स टू चेंज, कि एक स्टार को नेशनल अवार्ड दिलाओ या इंटरनेशनल अवार्ड दिलाओ, फेस्टिवल ले जाओ, इसलिए उनको मैनिपुलेट देम टू डू योर फिल्म. हाउ विल इट बिकम देम? मेंटल इलनेस इज समथिंग विच इज फार मोर मेडिकल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. फिर लोग कहते हैं हम सभी तो पागल हैं, बट पागलपन इज़ नॉट इलनेस. इलनेस कुछ और चीज़ है जो डिजीज़ की तरह समझना पड़ेगा, और फिर उसको इतनी ईमानदारी से उसको लाना पड़ेगा बगैर मेकिंग इट मेलोड्रामेटिक एंड टू बी ट्रूथफुल टू दैट. बट लेट मी टेल यू कि अभी जो फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दे विल सून बी, बट हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट कोशेंट या फेस्टिवल, देयर आर द टू थिंग्स.
बहुत अजीबोगरीब तरीके से कुछ फिल्म मेकर्स अभी भी सोच रहे हैं कि आई मेक फिल्म्स फेस्टिवल सर्किट से मैं आऊँगा. व्हाट डू अ फेस्टिवल सर्किट यार? Or I make films for audience. I don't know who makes films for themselves. I mean, if they make, they can afford. But I think largely मुझे ऐसा लगता है कि if your honesty is there, जितनी honesty और integrity होगी to what you want to make. मेरा आखिरी सवाल, how is मकरंद देशपांडे in relationships as a lover, the romantic side? I think extremely romantic. Extremely, I can love somebody, can take care, and sensitive. Intense है आप? Absolutely intense. Over a period of time, intensity becomes comfort. क्योंकि intensity can be discomforting, intimidating for a fellow human being, because it becomes again like an actor who wants to मैं खुद की खुशी, मैं प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें तब प्यार करने दूंगा जब मैं चाहता हूँ. तो वो हुआ इंटेंस लवर. मुझे लगता है इंटेंसिटी शुड बी इन कंफर्ट, अलाउिंग द लव टू फ्लोट, लव टू प्रिवेल at its own pace, not at the pace at which you want. So where you can say take a back seat of you and becoming we, I think it's a possibility. मकरंद सर, ये तो बहुत लोग कहते हैं कि मास्टर क्लास इन एक्टिंग तो हो ही आप मास्टर क्लास हो एज अ ह्यूमन बीइंग. ये मेरे लिए पॉडकास्ट नहीं है, यूट्यूब नहीं है, चैट नहीं है मेरे लिए. ये मेरे लिए एक्चुअली एक स्पिरिचुअल ग्रोथ रही है, जस्ट हियरिंग यू टॉक. एंड आई हैव ग्रोन एज अ ह्यूमन बीइंग जस्ट हियरिंग यू टॉक. एंड आई मीन दैट, दिल से बोल रहा हूँ. आई हैव लव्ड यू, एडमायर्ड यू. माई रिस्पेक्ट आपके लिए इस कॉन्वर्जेशन के बाद 4 गुना और बढ़ गया है, surely because of Makarand Deshpande, the human being. Thank you for being you. Thank you, Siddharth, for really being so kind with your words. Makarand Deshpande. Bye.